अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपने वैसे हमारी सोसाइटी के एक रिवाज नोट किया? हमारी सोसाइटी में जब भी कोई रिश्ता या कोई भी बड़ी बुराई या मैं ऐसी चीज़ कहूँ कि कोई नापसंदीदा चीज़ हो अगर सोसाइटी में, तो उसकी जिम्मेदार औरत को ठहराती है। हमारे यहाँ अगर लड़की की शादी ना हो रही हो तो हम कहते हैं भाई लड़की में कोई नुक्स होगा कि उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही। हमारे यहाँ शादी हो जाए, औलाद ना हो, औरत का कसूर होगा, उससे को अपने चेकअप कराए, टेस्ट वगैरह अपने कराए कि वो ठीक भी है या नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, घबरा ने बताया नहीं होगा। शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बच्चा अगर बदतमीज़ निकले, बदतमीज़ी करे आगे से, जो बच्चे करते हैं आजकल के, या बच्चे शाउट करे, कुछ भी करे, बच्चा मैं कहती हूँ सोफे से छलांगे लगा रहा हो, तो उस पर भी आपने कहना देखा इसकी माँ ने ना इसको तमीज़ नहीं सिखाई। शादी ना चले जी तो फिर उसमें भी कहते हैं जी औरत का ही कसूर होगा, बंदे तो होते ही ऐसे हैं, औरत ने अपना घर नहीं बनाया, उसको तो अपना घर बनाना चाहिए था ना। रिश्ता हो, बच्चे का रिश्ता ठीक ना हो, या फिर आगे उसके बच्चों का जो रिश्ता ना चले, तो उसमें भी औरत को कहा जाता है कि इसमें इसका माँ का जो है ना वो बड़ा कसूर था, इसकी तरबियत ही ऐसी नहीं थी। यानी कि हर चीज़ एंड में आके औरत पे ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ जो कि दोनों के लिए मुझे लगता है, बल्कि औरत के लिए ज़्यादा तकलीफ होती है वो तब जबकि एक घर जिसने बड़े प्यार से बनाया होता है, जब उसका घर ख़त्म हो जाता है और हम उस पर भी उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। डिवोर्सेस होती हैं, औरत जो होती है वो वहीं रुक जाती है, और हर बंदे का जो गुफ्तगू का महवर होता है वही औरत होती है। इसका कोई कसूर होगा, इसमें कोई मसला होगा, अब वो बंदा चाहे उसको मारता हो, पीटता हो, जो भी करता हो, उसकी आगे शादी हो जाएगी, उसकी आगे ज़िंदगी बढ़ जाएगी, और कोई से कभी सवाल भी नहीं करेगा कि भाई आपकी शादी क्यों ख़त्म हुई थी। पर औरत से उसकी मंगनी भी टूटी होगी तो उससे पूछा जाएगा भाई आपकी मंगनी क्यों टूटी थी, ये तो बताएं, आपका रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ था। तो सोचिए अगर रिश्ता ख़त्म होने पे इतना बवाल होता है, तो अगर किसी औरत की शादी ख़त्म हुई हो तो हम उस औरत के लिए ज़मीन कितनी तंग करते थे। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि क्या डिवोर्स हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरत की होती है, जहां उसका तमाम तर जीने का हक है, और अगर हम जिस मुआशरे में हम रहते हैं, जो हमारा रिलीजन है, वो तो हमें अलाउ करता है कि हम उसके बाद मूव ऑन कर सकें, बड़े अच्छी तरीके से मूव ऑन कर सकें। एक टाइम में आपने इद्दत पूरी की और उसके बाद शरई लिहाज से, शरई एतबार से आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। पर नहीं जी, औरत को हम इतना हक नहीं देते कि वो आगे बढ़े। ये क्यों है? क्या नफ्सियाती पहलू है इसके पीछे? ये हमारा क्या, ये जो सियासी रवैया है, और हमारा सियासी से ज़्यादा माफ़ कीजिए, कहते हैं ना वो जो हमारे आसपास जो हमारे यहाँ पे सोशल का जो सोसाइटी का जो रवैया है, वो ऐसा क्यों है जी? तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अकबर साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सलमा हसन यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे रिलीजियस स्कॉलर जुनैर अयूब भी आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, उनसे भी बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और लाहौर से जनाब हमारे साथ डॉक्टर नबिहा अली ख़ान ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि देखिए नफ्सियाती पहलुओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम समाजी तौर पर लैक करते हैं, कि हम अभी तक प्रोग्रेसिव माइंडसेट अपना बना ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम नबिहा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। नबी आपको भी शो में खुश आमदीद कहूँगी, और आप लोगों की कॉल्स को भी मैं शो में बिल्कुल गाहे बगाहे शामिल करती रहूँगी। लेकिन उससे पहले मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि परवीन आपा, हमारे मुआशरे में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि मर्द और औरत मिल के कर रही हों, चाहे वो बच्चे की तरबियत हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो शादी हो, और अगर वो चीज़ नहीं चल पाती, यानी कि वो कामयाब नतीजे तक नहीं पहुँच पाती, तो हम उसमें औरत को ही क्यों हमेशा मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, उसी को क्यों जिम्मेदार समझते हैं? बेसिकली मदी हमारे जो माशरा है उसमें मर्द का ही अपर हैंड है, तो इस वजह से औरत ही तनकीद का निशाना रहती है हर हाल में। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बच्चे की तरबियत ठीक नहीं है तो कहते हैं माँ ने नहीं की, मतलब बाप के ज़िम्मे कुछ आता ही नहीं है, कुछ उसके सर पे नहीं आता। बाप बाहर और चक्कर चला रहा होता है, बहुत से ऐसे भी हैं, लेकिन उस पर कोई बात आती नहीं है। बात यह है कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है
कि औरत को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। बाप का भी उतना ही हिस्सा है उस बच्चे को पालने में, या किसी भी घर के किसी भी मामले में उतना ही उसका रेफरेंस है जितना औरत का है। लेकिन औरत क्योंकि हमारे माशरे में बहुत कमज़ोर समझी जाती है और कमज़ोर है भी, उसी की गर्दन नापी जाती है। परवीना पर मैं देखती हूँ बहुत सारी जगहों पे जब औरतों को मार पड़ती है ना, तो अक्सर मैं पढ़े लिखे लोगों को भी देखती हूँ कि वो भी आगे से ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि जरूर उसकी जबान चलती होगी ना, फिर उसका हाथ चलता। हाँ, बस यही तो बात है ना। अब मर्द क्या करता रहता है वो पर्दे में हो जाता है, लेकिन औरत एक्सपोज हो जाती है कि इसने ये किया होगा, इसने। और क्यों है ये हमारे माशरे में, क्यों ऐसा है? औरत को उसका हक क्यों नहीं दिया जाता, जबकि इस्लाम में बराबरी का वो है, बराबर ही है, मर्द और औरत बराबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जुल्म है औरत के साथ। बुरी भी औरत होती है, तलाक हो जाए तो ये नहीं पूछते कि मर्द ने क्यों तलाक दिया, मर्द ने क्या किया, औरत खराब होगी। केस अगर जाता है कोर्ट्स वगैरह में तो वहाँ सबसे पहले ये होता है कि इसका कैरेक्टर खराब था। ये इतना मुंह खोल के मर्द बोल देता है कि बाज़ औक़ात डर लगता है कि ये क्या आपने वो पेश की है, मतलब उसको तलाक देने की। आप अपना अंदर देखें, अपना। और फिर मैंने बाज़ जगह ये भी देखा है मदीहा, अपनी 6-6 7-7 बहनें होती हैं, उनका भी ख्याल होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। बेशक बहनें आपके सामने हैं और आप एक बाहर से लाई हुई बच्ची को उस पर जुल्म भी करते हैं, उसको मारते पीटते भी हैं, उसको तलाक भी दे देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि कल इन बहनों के साथ अगर होगा तो आपके जज्बात क्या होंगे। अपने बहनों के बारे में तो, माँ बहनों के बारे में तो बड़ी गैरत आती है, बीवी के लिए ये फीलिंग नहीं होती और गर्दन नापी जाती है औरत की। बिल्कुल सही औरत बात। कमजोर है, हमारे माशरे में औरत कमजोर है। जिसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी औरतें भी औरत को सपोर्ट नहीं करती। नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। हमारा माइंडसेट जैसे बन चुका हुआ, चाहे औरत हो या मर्द हो, आपने हर चीज का अगर कोई एंड अच्छा नहीं हो रहा तो आपने औरत को ही मुर्द इल्जाम ठहराना। आपको क्या लगता है सलमा कि ये क्यों हमारा सामाजिक बिहेवियर है कि जी हमने हर चीज में औरत को ही कसूरवार ठहराना है? अच्छा, आई बिलीव कि चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है। आई बिलीव कि औरत अब इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी कि पहले थी, या पहले एक्सेप्टिंग ज़्यादा थी ऑफ एवरीथिंग, अब नहीं है। इसमें इतनी सारी बातें हैं, बहुत पिटूंगी औरतों से, बट लेकिन लेकिन जहाँ तक तरबियत की बात आती है, हकीकत यह है कि माँ ही तरबियत करती है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट। यस, अग्रीड, बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वक्त ज़्यादा बच्चे का माँ के साथ हो सकता है। ख़ास तौर पे जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं वो उसकी माँ से ही क्लोजनेस होती है और उसका माँ के साथ ही वक्त गुजरता है। इल्ज़ाम ठहराना वो गलत है, लेकिन ये बात गलत नहीं है कि तरबियत माँ ही करती है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, माँ तो मैं इनको मिक्स नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब तो आजकल के ज़माने में तो सलमा हम ये भी देख रहे हैं कि माँ भी इतना ही काम कर रही है, माँ भी जॉब कर रही है, बाप भी जॉब कर रही है। तो फिर वहाँ पे 3-4 चीजें आ जाती हैं ना। पहली चीज ये कि आया कि वो बच्चा किसके साथ रह रहा है, आप किसके ज़िम्मे छोड़ के जा रहे हैं उसे। दूसरा, फैमिली की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, सो वेयर इज द चाइल्ड गोइंग। आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे? मुझे दकियानूसी कह लें, बैकवर्ड कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन मेरा ये मानना है दैट एज फार एज अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड गोज, बच्चों की तरबियत, घर का ख्याल, हाँ ये औरत की जिम्मेदारी है। नहीं, वो तो आप सही कहा, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे हाँ वाकई ये बात है, ये हम ये एक सेट सी चीज है, मैं इससे वो नहीं करती। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है सलमा कि औरत ही घर को लेके चलती है। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें बाप का भी कुछ हिस्सा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मैं मानती हूँ इस बात को। तरबियत आप सही कह रही है, माँ की तरबियत होती है, लेकिन बच्चे के लिए बाप का भी होना बहुत जरूरी है। और बाप का बिहेवियर माँ के साथ कैसा है वो तो बहुत जरूरी उसके है। ऊपर बहुत असर पड़ता है, बहुत असर, बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। और जब ये तलाक और ये सेपरेशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा सफर बच्चे करते हैं। बिल्कुल, वो तो सेट गिवन, आई मीन बिल्कुल मेरे फर्स्ट टाइम बच्चे सफर करते हैं। लेकिन मर्द ये फैसला कैसे कर लेता है? हाँ, माँ नहीं कर सकती, माँ नहीं कर सकती, माँ बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बाप छोड़ देते हैं।
ये हमने देखा है कि जब किसी की डेथ भी हो, जब आपके पार्टनर की डेथ भी हो जाती है, स्पेसिफिकली अगर मेल पार्टनर की डेथ हो जाए, तो जो औरत है वो उन्हीं बच्चों को चाहे सिलाई करके किसी भी और तरह जॉब्स से करके वो पाल लेती है। लेकिन वही बाप हो और वो बच्चों तो कहते हैं मैं तो उसको पाल नहीं सकता, फिर वो और फिर कहते हैं इतनी उम्र कटी है, अकेले कैसे गुजारी जाएगी, तो इसकी तो शादी करते हैं। औरत के बारे में कोई ये नहीं सोचता। जैसे अभी हमारा स्पेसिफिकली आज टॉपिक भी है ना कि सलमा हमारे यहाँ डिवोर्स जो है ना वो सिर्फ औरत की है, कि आप कहते हैं इसका एक रिश्ता नहीं चला तो बस खत्म, ये खत्म, इसको निभाना नहीं आया, लो जी। तो आपको उसमें लगता है कि उसमें भी ज्यादा औरतों को ही जो है वो लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आई थिंक इट्स अ रेशियो ऑफ, अब जाके 70-30 पे तो आ गया। क्योंकि एक वक्त था दैट यस ये कह सकते थे, मगर अब ज़रूरी नहीं है कि यही बात कही जाए। इट्स नॉट अ मस्ट। आई थिंक ज़्यादातर अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपके सोच से आ रहे हैं, आपका कितना आपका एक्सपोजर है, कितना आप खुल के सोचने को तैयार हैं, कितने तंग नज़र हैं, कितनी आपकी यू नो। बट सो आई थिंक इट्स क्रिएटिंग अ बैलेंस। ज़रूरी नहीं है कि औरत को ही कसूरवार ठहरा जाए। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मर्दों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, जो कि हम अगर अपनी इंडस्ट्री की तरफ भी देखें तो भरे पड़े हैं। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ तो बात ही तो कुछ वो और है। वाली बात ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी इंडस्ट्री के लोग फिर भी कितने होंगे, मतलब हार्डली 1% भी नहीं होगा Exactly. कि आबादी मगर से कहने देखें का तो। मकसद ये है कि वही मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितना है, आपका विजन क्या है, आप किस घर से आ रहे हैं, आपका। बट ऑब्वियसली आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बात समझने और एक्सेप्ट करने वाली है, और जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, लोगों का जहन खुलता जाएगा, तो होपफुली ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हुई हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं हुई, वही आ गई मैं कि नहीं, थिंग्स हैव चेंज्ड। आई कांट से पूरी तरीके से, लेकिन लिमिटेड सर्कल में ना। मुझे बताया, मैं नबीहा, हम अपने मुआशरे में देखते हैं हमारे यहाँ ख़वातीन लिटरली बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप भी देखे हैं, लेकिन जहाँ पे जिनकी बेटियाँ हों वो औरतें डिवोर्स नहीं लेती हैं। उनसे पूछा जी आप इतने एब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, आपके मियाँ आपको मारते हैं, आप उनसे अलहदा नहीं होती, आप सेपरेशन में भी नहीं जाती, तो कहती है कि क्योंकि मेरी आगे बेटियाँ हैं, मैंने अगर डिवोर्स ले लिया, मैंने इस आदमी को छोड़ दिया, तो लोगों ने कहना है कि लो जी इसकी तो माँ वैसे बड़ी बोल्ड थी, उसने अपना मियाँ छोड़ दिया था, तो फिर मेरी बच्चियों की शादी कैसे होगी। फिर देखे ना, औरत जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करती है, सिर्फ एक इस चीज़ से बचने के लिए कि अल्लाह मेरी डिवोर्स ना हो, वरना मेरी बच्चियों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो सोचे जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है मदीहा। बेसिकली इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ना उसका दिमाग है। ये दिमाग जो है ना वो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है, अजियत वाले लम्हात ला के आपके सामने जो है वो रखता है। और ये अजियत वाले लम्हात जब वो औरत सोचती है ना तो उसके सामने मजबूरियाँ आ जाती हैं। जैसे आपने अभी मुझे जो है वो एक मेरे से सवाल किया कि वो औरत जो अब्यूजिंग लाइफ गुजार रही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस में है, लेकिन अपनी बेटियों की वजह से वो एक शौहर के साथ जो है वो निभा रही है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उसका दिमाग ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो करेगी वो सही है या गलत। उसके फैसला करने की जो सलाहियत है वो मांद पड़ चुकी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने अपने दिमाग को सिर्फ एक ही सर्कमस्टांसेस में जो है वो समझाया है कि मैं नहीं कर सकती, और अगर करूँगी तो इस हालात ख़राब हो जाएंगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपनी बेटियों को शादी से पहले, जहेज़ देने से भी पहले घर उनके नाम करें। आप बचपन से जब बेटियां पैदा होती हैं तभी से तैयारी करें। ऐसा नहीं होता कि कोई वालिदैन जो है वो बेटियों को अकोमोडेट नहीं करते, अच्छे कपड़े भी पहनाते हैं, खिलाते भी हैं, उनकी परवरिश भी करते हैं, लेकिन उनके लिए घर देने का कभी नहीं सोचते। इतने लाखों रुपए के जहेज़ दे रहे हैं, लाखों रुपया खाना लगा के लोगों को खिला रहे हैं, फिर भी वो नुक्स निकाल के जा रहे हैं रिश्तेदार के, फलाने टाइम पे मुझे तो पूछा नहीं, मुझे तो इतनी जो बोटियां मिली थी और मैंने तो इतना खाना खाया था। सारी ज़िंदगी मैंने पाकिस्तान में यही जो है वो चीज़ें देखी हैं। आप जब तक इन छोटे छोटे मामलात से निकलेंगे नहीं, आप रिश्ते नहीं निभा सकते। शादी है क्या, सबसे पहले प्री मैरिज काउंसलिंग का सेटअप आपको पाकिस्तान में स्टार्ट करना होगा। प्री मैरिज काउंसलिंग और फिर प्रो मैरिज काउंसलिंग, जिसमें आपको ये समझ आए कि आपने अपने रिश्ते को निभाना कैसे है। देखें, अच्छे मिजाज के जो लोग होते हैं ना, वो बुरे मिजाज के लोगों को बर्दाश्त करते हैं, तब वो अच्छे मिजाज के बनते हैं। आज हमारे यहाँ जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी है, बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है। एक दूसरे को फ़ौरन से जो है वो हम तलाक तक नौबत ले आते हैं। तलाक एक शख्स को नहीं होती, सिर्फ औरत को नहीं हो रही, तलाक देने वाला मर्द है।
बेसिकली मर्द ने तलाक देनी है तो तलाक होनी है, खुला भी दायर अगर करेगी औरत तो भी तलाक मर्द ही देगा। इसलिए मर्द को ये चाहिए कि वो अपने, मैं हमेशा कहती हूँ घर बसाने हैं ना, तो मर्द जो है वो साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम कर लें कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, और औरतें जो है वो एक काम कर लें कि अपनी ज़ुबान कंट्रोल कर लें, आपका घर बस जाएगा। ये गुस्सा जो है ना और ये ज़ुबान का जो एक मैं कहती हूँ क्लैश है, ये आपके पूरे पाकिस्तान में है, आपकी इस माशरे में है जहाँ जिसको हम मुस्लिम माशरा कहते हैं। क्योंकि एक औरत जो है ना वो जब किसी शख्स को अपने करीब महसूस करती है, अपना शौहर कहती है, तो वो उस पर इख्तियार रखती है और उस इख्तियार की बेस पर वो उससे जो है वो लड़ती है, झगड़ती है, नाराज़ होती है। इस चीज़ को जो है वो मम्मा बना के वो मर्द इतना ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ नहीं होता जितना वहाँ रहने वाली दूसरी औरतें उस औरत के ख़िलाफ़ कर देती हैं। उसमें सास भी है, उसमें नंदे भी हैं, उसमें देवरानियाँ जेठानियाँ भी हैं। मैं कहती हूँ मेरा तजर्बा है, मुझे कुछ 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में और काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो लोगों को देते हुए, ये 7वां साल है। मैंने इन 6-7 सालों में एक ही चीज़ देखी है कि लोगों के घर जो है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूट रहे हैं। दोनों के आपस में जो है वो इतने मसाइल नहीं हैं जितने बाहर वाले जो है वो इंटरफेरेंस है, कभी सास की है, कभी नंदों की है। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना है, तलाक तक नौबत लानी ही नहीं है, क्योंकि तलाक अल्लाह ताला के नापसंदीदा जो है वो एक चीज़ है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, ये शरई मसला भी है और ये माशरती मसला भी है और ये साइकोलॉजिकल मसला भी है। ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है। जैसे किस तरीके से अभी ये मेरे सानिया ज़हरा मुल्तान में जो 19 साल की इतनी यंग सी लड़की थी, वो जो प्रेग्नेंट थी, किस तरीके से उसको मार दिया गया, बाद में उसको खुदकुशी का नाम भी दे दिया गया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ बच्चियों को मार भी दिया जाता है, और बच्चियाँ सिर्फ इसलिए कि उन तलाक ना दे दी जाए उनको और घर वाले उनको वापस नहीं लेंगे तो वो मार खाती रहती हैं। फिर इसलिए कहा जाता है ना कि डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन डेड डॉटर। एग्जैक्टली कि बच्ची आपके पास ठीक है, डिवोर्स ही होकर वापस आ जाए, लेकिन उसकी आपको मैयत ना उठानी पड़े। हमारे यहाँ तो ये भी मसला है ना। और वो बात की, अभी जैसे मैं ये बात कही थी, हमारे यहाँ किसी कोई रिश्ता खत्म होता है, लड़के की डिवोर्स होती है, लो जी कुछ महीनों के बाद ना आप उसके लिए नई लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद धूमधाम से उसकी शादी करते हैं। बिल्कुल। जिस लड़की की डिवोर्स हो जाती है पहले साल तो आप लोगों में बताते ही नहीं है कि भाई कि हमारी बच्ची की शादी खत्म हो गई है, क्योंकि हम होते हैं यार ये लोग बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची की शादी पहले हुई थी, ये लोग हमारी बच्ची के कैरेक्टर पे बातें करेंगे और हमारी बच्ची के बारे में बातें करेंगे, हमारी बच्ची नफसियाती दबाव का शिकार हो जाएगी। सब आपकी तो सोच ये है। जो चीज है मुझे इस हवाले से बताएं, हाँ ये क्यों, देखें ना, ये हम क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते एक इस इशू से? देखिए, खुशियों का ताल्लुक ना आपके हालात से नहीं होता, खुशियों का ताल्लुक आपके फैसलों से होता है। याद रखिएगा, आज मैंने आपको साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ी चीज़ दे दी है। कभी भी मत समझें कि खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से है, ये आपके फैसले पे डिपेंड करता है। जिस वक्त आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, आपको तमाम तर चीज़ों को सोचना है। अगर उसकी किस्मत में तलाक है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों की किस्मत की दुआ देते हैं लोग, लेकिन वालिदैन को यहाँ चाहिए कि अगर उनकी बेटियों को तलाक हो जाती है तो तलाक इस्लाम में ही है, मौजूद है, रखी है कि मियाँ बीवी अगर रिश्ते को नहीं निभा सकते तो तलाक हो सकती है। तलाक कोई बहुत बड़ा दाग नहीं है औरत के जो है वो कि औरत को जो है वो दाग समझ के इसमें कबूल किया जाता है कि ये औरत पे दाग है। तलाक मर्द दे रहा है और मर्द अपनी मर्जी से तलाक दे रहा है तो औरत को तलाक हो रही है। जिस वक्त मर्द अड़ जाते हैं ना कि मैंने इसको तलाक नहीं देनी, मैंने अपना घर नहीं तोड़ना, वहाँ घर बस भी जाते हैं। तो फिर आप मर्द को जो है वो कसूरवार क्यों नहीं ठहरा रहे? हर जगह मर्द की साइड भी नहीं ली जा सकती और हर जगह जो है वो मर्द को सही भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तलाक के मामलात में कुरान पाक ये कह रहा है कि जो औरतें तुम्हारे निकाह में हैं उन औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। यानी अल्लाह से डरने का हुक्म आया है औरतों के मामले में। नाजुक है औरत, मजलूम है, मासूम, शरीफ है, अपने घर बसाने के लिए पता नहीं कितनी एफर्ट कर रही है, पता नहीं अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी सब तबाह कर देती है। ऐसे तरीके से ठीक है, आपको चीजें खत्म करनी होती है, उसको भी इतना अगली कर दिया जाता है कि आप एक दूसरे की शक्ल देखने के परवादार नहीं रहते। छोटी सी ब्रेक नहीं, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ परवीन आपा मौजूद हैं, हमारे साथ सलमा मौजूद हैं, हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर जुनैरा अंबर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सबीन अंसानी जो कि लॉयर हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ में हमें अलवीना आसिफ जो कि मैच मेकर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ नबिया अली खान भी मौजूद है। क्योंकि देखिए हम ये बात करें ना कि मूव ऑन लड़के तो बड़े आराम से कर जाते हैं, लड़कियाँ जो हैं वो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाती। लेकिन मूव ऑन करने से पहले भी जुनैरा मैं जानना चाहूँगी कि हम एक रिश्ता जिसमें दोनों का इक्वल पार्ट है, मियाँ और बीवी, बहुत सारे डिसीजंस वो साथ ले रहे होते हैं और जब इतना बड़ा डिसीजन आ जाता है, अभी भी मैं कहूँगी 10% या हमें 20% का जिसमें ख़वातीन का भी डिसीजन शामिल होता है, वरना ये तो वर्ड बंदे के मुंह पे अक्सर ज़बान पे पड़ा होता है कि ज़रा से आपको लगे कि बीवी आपकी बात नहीं माननी तो आप उसको सबसे पहले कहते मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए एक वर्ड मुंह पे रख लिया है, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो ये तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। और जब ये चीज़ हो भी जाती है तो हम उसमें हम औरतों को ही जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो हमारी अगर हम दीनी एतबार से देखें, अपने शरई एतबार से देखें, तो क्या औरत ही वाहिद एक रीज़न है कि जब कोई रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स है, जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि दीन इस्लाम में अगर आप कुरान पाक की तालीमात देखें या सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस मुबारक, तो आपको इस्लामिक कल्चर में बिल्कुल ओपोजिट सिनेरियो नज़र आ रहा है। वहाँ पर मर्द से कहा जा रहा है कि तुम्हारे हाथ में निकाह की गिरा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग, डिवोर्स का, रिश्ते को ख़त्म करने का उसूली तौर पर हक मर्द को दिया गया और ये सही किया गया। जितने हम इमोशनल हैं ख़वातीन, सब्र भी बहुत करते हैं, बर्दाश्त भी बहुत करते हैं, लेकिन इमोशनल भी बहुत हैं, तो ये एक राइट डिसीजन था। अब दीन इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तो ये है कि इक्वालिटी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम एक दूसरे का लिबास हो, सतरपोशी करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, जो जो कुछ लिबास से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको क्या फ़ायदे पहुंचाता है। कुरान पाक की आयात मुबारक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अगर आप देखते हैं कि कोई मर्द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके आता है, फ़लाँ मेरी बीवी में ये मुझे शिकायत है उससे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसमें 100 बुराइयां हैं तो उसकी एक खूबी को देखो और जाओ घर बसाओ। एक शख्स आकर कहता है कि मैंने गुस्से की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो आप नापसंद फरमाते हैं और कहते हैं जाओ रुजू करो। तो रियली ये बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर कल्चर है कि औरतों को कहा जाता है कि उसकी एक अच्छी खूबी तो होगी ना, ठीक है वो मारता है लेकिन कभी कभी प्यार तो करता है ना। देखिए इसमें पता है क्या है, हाँ सही, ये कल्चर है, ये जो हम औरत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कल्चर है, और जो दीन सिखा रहा है वो मजहब ये है कि मर्द बर्दाश्त करे, मर्द इग्नोर करे, मर्द किफालत करे, मर्द नाज उठाए, मर्द नखरे उठाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह ये जो एक रिवायत कोट की जाती है जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक है कि वो सही भी थी कि नहीं, कि खातून पसली से पैदा की गई है और अगर आप उसको सीधा करेंगे तो टूट जाएगी, अगर मैं इसको सही भी मान लूं कि ये मुस्तनद हदीस है, तो भी फिर तालीम तो यही दी गई ना कि डोंट ट्राई टू फिक्स इट, जस्ट बेयर इट, कि अगर उससे आपको प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप उसके साथ चलें। लेकिन कल्चर आपको ये बताता है, और जाहिर है देखिए अब हम इसमें मैं कहती हूँ चले अगर हो भी जाती, मैं कहती हूँ एक चीज हो गई, ठीक है, आप एक रिश्ता खत्म हो गया, औरत मूव ऑन हम उसको क्यों नहीं करने देते? हम बंदे को ही हमने क्यों राइट दिया हुआ है कि वो आगे, हम कहते हैं जितनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेला कैसे गुजारेगा, चाहे बीवी मर जाए, चाहे उसकी डिवोर्स हो जाए, हमने उसको कहा है कि तुम कर लो, उसको कुंवारी लड़की भी मिल जाएगी। सही है। यहाँ जो डिवोर्स जो औरत है उसको तो घर वाले भी रखते हुए सोचेंगे कि हाय किसी शादी में जाएगी, रस्म करते हुए लोग उसको पीछे हटाएंगे भी इसकी डिवोर्स हुई, इससे रस्म ना करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि जो इसकी जो लक है वो हमारी बच्ची पे असरअंदाज ना हो जाए। ये चीजें हम तो मसला ये, मुझे प्लीज वर्ड बोलने दीजिए, हम तो उसको मनूस समझते हैं, चाहे वो बेवा हो चाहे तलाक याफ्ता, अल्लाह माफ करे। ये हमारी दीन से दूरी के नतीजा है और दीन इस्लाम में। अच्छा, मैंने बहुत से उलमा को ये सुना कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप अगर गुजारा करेंगी बेवा होकर तो आपको सवाब मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फिर इस्लाम के खिलाफ है। औरत के निकाह में तरजीह दी गई कि कवारी से ज्यादा बेवा या डिवोर्स खातून के निकाह में उजलत का हुक्म है जी। और इस बात को जिक्र किया ही नहीं जाता क्योंकि कल्चर एक्सेप्ट कभी भी नहीं हमने देखा किसी की अगर मियाँ की डेथ हो जाए तो हम सोचते ही नहीं है कि इनकी आगे शादी भी करवानी है। क्या इशू है? देखिए हम ये मसला यहाँ पर ये है कि दीन इस्लाम में फाइनेंशियली औरत को रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया गया था, तो अगर आप फाइनेंशियली भी देखिए तो औरत को ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की कि उसका दोबारा घर बने
और वो घर बसाए। यहाँ अनफॉर्चुनेटली मर्द का हमने ऐसे बहुत से वाकयात देखे कि स्वयं और चहलम की रसूमात में वो तय कर लेते हैं, वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं कि उन्हें किससे शादी करनी है। और खातून बेचारी सदमे, उसको कहा जाता है आप सोग ही मनाते रहें। और वो जो एक कल्चर था कि बेटा आप तो जिंदगी ऐसे गुजारनी है, तो ये इस्लामी तालीमात के टोटली अगेंस्ट है। बल्कि हदीस मुबारक है कि जिसने बेटी जो तलाक लेकर घर आ गई उससे अच्छा सलूक किया, जिस भाई ने उससे अच्छा सलूक किया उसको हर दिन जो वो उसकी केयर करता है उसको सदका करने के बराबर है जो सवाब मिलता है। तो वैसे जो बेटियों की किफालत की जाती है और बहनों का ख्याल किया जाता है उससे दुगना अजर सवाब उस सूरत में मिलता है जब खुदा न खासा उनके घर टूट जाते हैं या वो बेवा हो जाती है वापस आती हैं और उनके लिए हुक्म है कि जल्दी करें उनके निकाहों में। मगर कल्चर हमें ये करने नहीं देता और हम खुद बात करते हैं अच्छा दूसरी शादी कर ली, यानी हम भी, यानी अभी जो आप बात कर रही थी ना, लेडीज भी प्रिपेयर नहीं है, वो भी क्रिटिसाइज करेंगी दूसरी शादी कर ली है इसने फौरी तौर पर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सख्ती के साथ यहाँ पर हुक्म दिया है कि मतलब इंसान है ना वो भी खवातीन, तो उनकी किफालत उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके निकाह में उजलत करनी है बनिस्बत एक कवारी लड़की के डिवोर्स वाली, और मुतल्लिका औरत या बेवा औरत के निकाह में ज्यादा फिक्र करनी है। आप और मैं जो हम देख रहे हैं ना, ये लिटरली जिम्मेदारी हम पे भी आती है। हम अपने आसपास किसी को देखें कि जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है या उनकी शादी खत्म हो चुकी है, तो हम पे भी है कि भी हम उनके लिए भी कितना ख्याल करते हैं, फिक्र करें और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कमेंट्स तो नेगेटिव नहीं दें कि क्यों शादी, उसी डर की वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब फिक्र ये करनी है कि इनकी आगे जिंदगी मूव ऑन करनी है बिकॉज उनका राइट बनता है, बजाय ये कि हम दूसरी तरीके से फिक्र करें उनकी। हमें इस तरह से फिक्र करनी चाहिए। ये औरतें क्यों सपोर्ट नहीं करती मुझे बताएं, ये जो हमारे जो आसपास की खवातीन है वो क्यों इस चीज़ का जो है वो ठेका उठाती हैं कि भाई नहीं हाँ हमने ये जो बच्ची है इसकी आगे ज़िंदगी जीने का भरपूर हक है और हमें इसके लिए कुछ करना है। क्या लगता है आपको? हाँ, ये रियली कांट से, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करती ही नहीं। वही बात। और क्या उसकी वजह, वो इनसिक्योर होती है एक दूसरे से, उनके अंदर मुकाबला होता है, क्या वजह है? नहीं, वो एक चीज़ दिमाग में बिठा दी गई है औरत के मामले में, तो जाहिर है वो दूसरी औरतों के दिमाग में अब यही कॉन्सेप्ट हो गया है ना कि जी तलाक हो गई है तो जैसे अछूत हो गई है, तो उनके दिमागों में ये चीज़ बैठी हुई है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब नहीं हो सकता। तो अब वो एक दाग धब्बे की तरह हो गया, धब्बा है भाई, तलाक जो है वो एक दाग है। तो यही वजह है कि औरत जो है वो औरत को सपोर्ट नहीं करती, वो उसको एक अछूत समझती है और अपने से कमतर समझती है। जो मैरिड है वो एक तलाक याफ्ता को अपने से कमतर समझती है और दूसरे जहन में खुशी की बात भी नहीं बताती। बहुत से लोगों ने देखा है जैसी फ्रेंड्स वालों को घर पे भी नहीं बुलाती कि नहीं इनका तो अपना घर खत्म हो चुका है कि मुझे तो ये हवा बना लिया है ना, एक हवा बना लिया है। इसी वजह से औरतें सपोर्ट नहीं करती कि ऐसे ही। सिर्फ ये नहीं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो उनको लगता है कि जी हमारी किसी दोस्त की अगर औलाद नहीं है तो उसको अपने घर नहीं बुलाएंगे कि जी हमारे बच्चे हैं तो ऐसा ना हो कि या तो इनकी नजर लग जाए कि मेरा घर को कुछ ना हो जाए। दिमाग में बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, ये वहम और ये अभाम सारी चीजें हैं। और वही बात है कि तलाक को एक हवा बना लिया। पर हम किसी आदमी को तो कभी ये देख के नहीं समझते कि जी ये तलाक याफ्ता आदमी है, ये मेरे घर मेरे मियाँ और मेरी खुशियों को देखेगा तो ये नजर लगा देगा। हम उससे नहीं डरते, उसकी नजर से नहीं डरते। मैंने आपसे पहले ये अर्ज की ना कि मर्द के लिए कोई हद वो नहीं है, हद नहीं है, कोई नहीं है। वो जो जी चाहे करे, उसको कोई बोलने वाला नहीं। कोई औरत, कोई उसकी बीवी के अलावा कोई औरत उसको कह सकती है कि तुमने बीवी छोड़ी है, मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे, नहीं ना, लेकिन कर लेती हैं। ये वैसे मुझे आप ये भी बताएं, मर्द को एक देवता बनाया हुआ है ना। और अच्छा बहुत सारी जगहों पे औरत, क्योंकि जब उसकी औलाद भी हो जाती है तो अपनी औलाद में वो इतनी एक तरह से उसमें महव हो जाती है, उसमें गुम हो जाती है कि उसके लिए सारा जो सोल पर्पस होता है ना वो वही होता है। औरतें क्यों मूव ऑन नहीं करती? सलमा मुझे आप बताएं कि बच्चे में वो इतना अपने आप को लगाती है, बच्चे के लिए एफर्ट करती हैं बट वो खुद मूव ऑन नहीं करती चाह के भी। वाई? आई थिंक करती हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करती। मुझे बताएं, मैं अभी मेकअप में भी आपसे बात करती थी ना, सलमा आपने वैसे क्यों नहीं, आप सब चीजें एवरीथिंग इज अबाउट यू एंड योर डॉटर, हम हमेशा सुनते हैं। और जितनी आप मोहब्बत से कि ये करिए, ये माशा बड़ी होगी, इसकी पढ़ाई में ये हो रहा है, तो क्या आपके ज़हन में भी कभी हुआ है कि नहीं हाँ भी मुझे मतलब बिकॉज जब आपका भी हुआ था, आई एम सॉरी आई एम सेइंग इट, एवरीबॉडी लव्ड यू, जो नहीं जानता था पूरे पाकिस्तान से, सो आपने क्यों नहीं वैसे किया, सोचा? आई डोंट थिंक ऐसा है कि नहीं सोचा जरूर होगा। आई थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग समवन
और वांटिंग टू फाइंड समवन शायद मैंने कोशिश ही नहीं की, या अब कर लो। वही कह रही ना कि वो उसके बाद वो इतनी भरपूर होती मेरे पास मेरी बस औलाद हाँ, ही कुछ काफी नहीं है है, और वो अब अपना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी खत्म हो गई। आई डोंट थिंक ऐसा है। आई थिंक उससे ज़्यादा ये होता है कि आपका एक भरोसा टूटता है, आपका एक रिश्ता टूटता है, और वो आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लगाते हैं। शायद मेरी सेंसिटिविटी इतनी है कि मैंने बहुत वक्त लगा दिया, बट औलाद अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि औलाद की वजह से मूव ऑन नहीं किया। मूव ऑन इसलिए नहीं किया, शायद मैं खुद तैयार नहीं थी मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज आपको एक झटका लगता है, आपकी भरोसा टूटता है, एक रिफ्लेक्शन आती है अपने ऊपर कि आप सोचते हो मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, एक एहसास कमतरी होता है, उससे आप रिकवर करते हो, आपको टाइम लगता है। आई डोंट थिंक औलाद एग्जैक्टली देखिए ना, वो भी वो बात नहीं झटका है कि आपको अपने पे भी होता है कि एहसास कमतरी भी आता है। वो देखिए ये भी वो औरत के अंदर ही है जो सेंसिटिव है, वो ये भी एक फैक्टर है। हाँ, ये भी एक फैक्टर है ना, मतलब बिल्कुल। मैं आपसे शेयर करूँ, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, वो भी टेलीविजन की बड़ी मारूफ पर्सनालिटी, उन्होंने मेरा बेबी शावर किया और वो मेरी बड़ी बहनों की तरह, मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैंने ज़िंदगी में इतनी धीमी औरत कोई देखी नहीं, वो इतना प्यारा धीमा बोलती थी कि मैं उनसे कहती थी कि आप ना मेरी अभी से क्लास लें, कोई मतलब लेट हो गई हूँ पर कोई बात नहीं ना, मेरी क्लास लें कि मैं भी आप जितना धीमा प्यारा प्यारा बोलूँ। उनकी डिवोर्स हुई हुई थी, उन्होंने मेरा बेबी शावर किया, सब चीज़ें, लेकिन जब हम रस्म कर रहे थे, जो गोदभराई की रस्म होती है, वो मेरे पास ना आए। अब मैं उनको बुलाऊं कि आप क्यों नहीं आ रही? अब मैं तो मियाँ से कह रही हूँ कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, कहती हाँ नहीं मैं काम देख रही हूँ। एंड देन मेरी एक और फ्रेंड ने कहा कि वो इसलिए नहीं आना चाह रही बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। एंड आई वाज लाइक, मैं तो चाहूँगी कि मेरा बच्चा इस खाला के साथ ज़्यादा खेले क्योंकि वो इतनी प्यारी, लेकिन कहीं ना कहीं, और वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है ये कि जैसे ने कहा ना कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी शायद मेरी वजह से हम औरतों की बात सोच नहीं रहे होते। तो यही चीज़ सामने रह जाती। आपके पास जो इतने केसेस आते हैं, मैं अगर मैं डिवोर्स के केसेस वगैरह की बात करूं, और मोस्टली में तो हम देखते हैं कि डिवोर्स के केसेस चल रहे होते हैं, वहाँ बंदे ज़्यादा कोर्ट में अपेयर ही नहीं होते, क्योंकि उनको होता है कि सिर्फ तलाक दे लिया ना, खुला के केसेस में स्पेशली हम इसको रोल देंगे। आपने क्या कोई ऐसा कोई केस देखा है जो बड़े स्मूथ तरीके से हो गया हो? अगर मैं स्पेसिफिकली केसेस की बात करी, डिवोर्स केसेस की जो कि कोर्ट तक आते हैं। पढ़े लिखे बाशऊर जो लोग होते हैं ना, वो इतना रेजिस्ट नहीं करते, वो आराम से तलाक देना पसंद करते हैं। जो बाशऊर लोग नहीं होते वो ही ऐसा मतलब इस तरह से सोचते हैं कि ये मुझसे अलहदा होना चाह रही है तो इसे रोल देना है, तो वो पहले तलाक देने से इनकार कर देते हैं। फिर उनकी वाइफ जब खुला का केस फाइल करती है तो फिर उसमें भी अपियर होना पसंद नहीं करते, ताकि वो डिले होता रहे। डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। हाँ। और मेनली क्या रीज़न सामने आती है कि जो डिवोर्स हो रही हैं उसमें क्या रीज़न, जो खुला के ज़रा केसेस होते हैं उसमें लड़कियां क्या बताती हैं कि वो क्यों अपनी शादी जो है वो ख़त्म करना चाह रही हैं, और जो दूसरे डिवोर्स के केसेस होते हैं, जो डिवोर्स के नॉर्मल केसेस आते हैं, उसमें क्या रीज़न सामने आती है? खुला के केसेस में पूछ रही हैं आप? देखिए जी, मैं खुला के बाद में डिवोर्स दी जाती है तो उसमें भी क्या बड़ी वजह होती है डिवोर्स की? उसमें बड़ी वजह यही होती है कि हस्बैंड जो है ना रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, घरेलू तशद्दुद का मेनली इशू होता है, बहुत ज़्यादा हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और यही वजह होती है जिसकी वजह से वाइफ जो है खुला की तरफ जाती हैं। मतलब और बहुत सारी जगहों पे तो मैं देखती हूँ कि बंदे कहते नहीं ये खुला ही ले क्योंकि मैंने इसको हकमैन नहीं देना। हाँ, ये खुला ही ले, मैंने डिवोर्स ही देनी, तुमने नहीं, तुम खुला लो, कि उसको पता है कि देन मुझे ये सारी चीजें भी अपनी छोड़नी पड़ जाएंगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि हक महर बड़ा लिखा होता है और वो हस्बैंड देने को तैयार नहीं होते, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उसे इतना तंग करें कि वो खुद जाए खुला की तरफ, उसे ताकि हक महर ना पे करना पड़े। तो मुझे पता है कि ये कितने केसेस में ऐसा होता है कि वो जो नान नुफ्का जो है वो जब तक वो इद्दत पूरी नहीं हो जाती है, दरमियान में जो भी टाइम होता है कि वो दे पाते हैं? मोस्टली नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। बहुत क्लेम भी कम आते हैं। ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि इद्दत पीरियड के दौरान मतलब ख़र्चा लिया जा सकता है, उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो जब लॉयर को अप्रोच करते हैं तो फिर जाके उन्हें पता चलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो लेना भी पसंद नहीं करती कि वो ऑलरेडी इतने एब्यूसिव रिलेशनशिप से गुजरी होती हैं कि वो कहती हैं कि मुझे पैसा नहीं। लुबना हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, कैसी हो मदिया बेटा? अल्लाह का शुक्र, ठीक। लुबना जी, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, मैं आप सब लोगों को जितने भी बैठती हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कहूँगी, और मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या बेटियों के लिए या इतनी यानी माएँ बदनसीब होती हैं कि उनकी बेटियाँ जाएं शादी और फिर वो वापस घर आके बैठ जाएं, तो ये इसके कौन सा तरीका है दुनिया में? मर्द की कोई सजा ही नहीं तजवीज़ की कहीं पे भी। ये जो तमाम वकील वगैरह होती हैं, ये लॉयर होते हैं बड़े बड़े, तो ये क्या मर्द के लिए कोई सजा तजवीज़ नहीं करते हैं कि सिर्फ बेटियों की सजा है कि ये घर आके बैठती रहें और वो उनको बेचते रहें घर पे जाओ, हमने तुम्हें अलहदगी दे दी बगैर किसी वजूहात के। मुझे लग रहा है लुबना जी शायद आप किसी ऐसी परेशानी से गुजरी हैं कि वो, क्योंकि वो आपकी। जी जी बिल्कुल गुजरी, क्या हूँ, गुजर ही रही हूँ। आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? जी आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि एक माँ के लिए कितना बड़ा सानेहा है, तो एक बीवी के लिए जो बीवी बन के गई है उसे 2 महीने की दुल्हन बन के वापस आ जाए घर, और वापस आने के बाद एक तोहफा भी साथ देकर आ रही है, गोद में बच्चा भी हो गया माशाल्लाह। उस बच्चे को भी उन्होंने 1.5 साल से नहीं देखा और 2 साल हो गए। अब हम कोई बात रास्ता हर चीज हम करके देख चुके, कोई चीज हमने नहीं छोड़ी कि भाई वजह तो बताएं। तो कहते हैं वजह कुछ नहीं, बस हम नहीं रख रहे। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी बेटी की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। दुनिया में सभी माएँ सिर्फ अपनी बेटियों के लिए परेशान है मेरा बेटा, तो अल्लाह किसी की बेटियों को परेशान ना करे कभी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो फिर क्या कोई केस आपने चलाया लुबना जी? बेटा मैं इस काबिल होती तो मैं केस जरूर करती, हर मुमकिन कोशिश करती। मैं इस काबिल नहीं हूँ, बाप सर पे नहीं है, भाई बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ खुद ही खाने कमाने वाली बच्चियों को पालने वाली औरत हूँ। मैं बहुत परेशान औरत हूँ, मैं बहुत परेशानी में आपसे बात कर रही हूँ। जाहिर है इसका कोई मसले का हल तो निकले ना। बिल्कुल। ये क्या कि आप आए दिन ये सब बातें होती रहती हैं, मगर इसका कोई हल आज तक नहीं निकला। ये मर्द को भी सजा दो, उसको फांसी पे लटकाओ कि आखिर वजह क्या है। सबसे पहले ये पूछो वजह बताओ। उफ, ये आपने बिल्कुल जो बात वो की है, मैं क्या बोलूँ, वो एक माँ है और माँ का तो दिल करता है कि अपने बच्चे के, अपने औलाद के लिए अपना कलेजा में निकाल के बाहर रख दे, और वो देखिए कि अपने जिगर का टुकड़ा घर में मौजूद है और जब नहीं बंदा एक्सेप्ट करना चाह रहा, तो मुझे बताएं हम किसी तरीके से उसको बाउंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कवानीन के जरिए। देखिए एक तो चीज़ होती है अल्लाह का खौफ और एक होता है कानून का। बस इस दुनिया में 2 ही तरह के खौफ हैं जो किसी करप्ट शख्स को करप्शन से, और स्पेशली जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको लिमिट में रख सकते हैं। बाहर के ममालिक में होना तो ये चाहिए था कि ये हमारे दीन में मामलात होते। डिवोर्स की इतनी बड़ी डिवोर्स सज़ा है मर्द के लिए। अब देखिए ये आप और हम बात भी करते हैं कि वहाँ इसीलिए लोग शादियां करते ही नहीं हैं जी, डर के मारे शादी नहीं करते तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो अगर सारी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल हाँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी कवानीन पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि मैं खुद लॉ में ही मेरी सारी रिसर्च है। कवानीन यहाँ सब मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो डिलेइंग टैक्टिक्स और ये जो ब्लेम गेम, कोर्ट्स में इतने खवातीन के ऊपर प्रेशर होता है कि वो बेचारियाँ या तो सुनकर ही डर जाती हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, या जो बदनामी के डर से या खौफ के डर से, खौफ उनको इतना होता है बदनामी ये का, तो बेचारी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सबीन मुझे बताइए इस मामले में क्या किया जा सकता है? मैडम ये है कि इसमें अपनी बेटी के लिए वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती हैं, अगर खुला या तलाक नहीं हुआ तो मेंटेनेंस का, बच्चे की भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मुझे बताएं कि इसमें वकील की बहुत ज़्यादा फीस होती है, या नॉर्मल जाके कोई वकील भी कर सकती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती? नहीं, इसके लिए भी आसान हल ये है कि गवर्नमेंट लॉयर मिल जाता है। ठीक है। लीगल एम्पावरमेंट कमेटी है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। वहाँ अगर हम प्रो बोनो के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं प्रो बोनो लॉयर के लिए, तो लॉयर मिल जाता है इजीली। और उसके अलावा एनजीओज भी हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। मुझे बताइए इतनी एनजीओज हैं कि वहाँ पे भी जैसे ईदी है, बाकी बहुत सारे, तो क्या इन जो ट्रस्ट होते हैं बहुत सारे, तो उनके पास भी लॉयर्स होते हैं, तो क्या ये उनके पास भी जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। इसमें लीगल एड सोसाइटी का भी एक रोल है, वो भी एक एनजीओ है जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है खवातीन को, खास करके इन केसेस में, इस तरह के केसेस में। सही, ठीक है। मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि लीगल एड सोसाइटी से हूँ। तो फिर अगर हम चाहेंगे कि अगर ये किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकें, अगर हम आप स्किन से बात करवा दें, ताकि देखिए हमारे प्लेटफॉर्म को कुछ तो फ़ायदा हो ना, कि एक औरत ने अगर कॉल की है और इतनी दुखियारी माँ ने कॉल की कि उनके बच्चे 2 महीने बाद ही, ये देखे ना, और आपके पास रीज़न भी कोई नहीं, बस नहीं रखना। अक्सर बंदे कहते हैं जी क्या वजह है जी डिवोर्स यदि बीवी को, जो क्यों नहीं रखना, बस नहीं रखना।
बस मेरी बस हो गई है। हाँ, अरे क्या बस हो गई भाई? उनके कोई फाइनेंशियल या फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे मे बी, तो वो भी एक्सपोज अपने आप को करने के बजाय अपनी कमजोरियों का ब्लेम भी खवातीन पे ही डाला बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि हाँ जी, अगर आपने दूसरी जगह भी शादी करनी होती है तो आपको तब भी लग रहा होता है कि अच्छा यार वो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, तो चलो मेरी बस हो गई है, क्योंकि मुझे रोक रही है, मुझे बाहर जाने से मना कर रही है, मुझे नाजायज काम करने से रोक रही है, तो मेरी इससे बस हो गई है। तो ये भी बड़ा एक इशू है। अच्छा मास्टर, यहाँ पे केस भी जरा मौजूद है, मेरम से बात भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरम। वालेकुम अस्सलाम। जी एरम, मैं चाहूँगी कि अपनी कहानी हम अपनी ज़बान में सुनाइए। मुझे भी तकरीबन 8 साल हो गए मेरे डिवोर्स को ना। अच्छा, ये है कि मैं ख़ुद भी एक जॉब करती हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं। ठीक है, मैं ये है कि सरवाइव तो कर ही रही हूँ डे फर्स्ट से, लेकिन मेन मसला जो मेरे साथ है वो इशू ये है कि जब भी मैं कहीं किराए का घर लेती हूँ, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बच्चियों का साथ है, कहीं पे गुजारा नहीं होता, अम्मी के घर पे भी नहीं होता, सिंपल वर्डिंग में, क्योंकि भाई हैं भाभियाँ हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, डिवोर्स के बाद ये था कि इद्दत की कंप्लीट, इद्दत के बाद भाई अपने घर का बंदोबस्त किया कि भाई रेंट पे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाना है, रेंट पे घर ले लिया, वक्त गुजरता चला गया, बच्चियाँ बड़ी होती गईं, उनके एजुकेशन कंप्लीट करवाने के लिए ऐसा नहीं किया कि मैंने कि भाई कि बच्चियों को घर बिठा लूँ, पढ़ाऊँ नहीं, पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। आज के दौर में आपको पता है तालीम के अलावा कुछ नहीं है। अब मेन इशू ये है मेरा कि मैं कहीं पे भी घर लेती हूँ, जैसे रेंट के लिए किसी स्टेट वाले के पास जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आप अकेली हैं, सिंगल हैं? हाँ भाई मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो आपके साथ कोई हस्बैंड नहीं है आपके? नहीं भाई, हम आपको घर नहीं देंगे। बड़ी एफर्ट करके, बड़ी मिन्नतों से, समाजतों से उनसे घर ले लिया जाता है कि भाई रहेंगे, घर दे देते हैं, सेट हो जाते हैं, रहना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने 4 महीने गुजरते हैं तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी ऑनर को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी बिल्डिंग में किसी ब्लॉक में जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, अपार्टमेंट में लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई अकेली हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अकेली हूँ, रात लेट नाइट आना भी है, जाना भी है, दुख बीमारी भी है। कोई ये तो नहीं है कि मैं कोई इतनी ऐसी फैमिली से तो नहीं बिलोंग करती, भाई जॉब करती हूँ, जॉब पे से आने में लेट भी हो जाती हूँ, कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं है, खुद ही चिंचियों में बसों में ट्रैवल करना होता है, लेट आ रही हूँ घर तो लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा होता है कि भाई तुम तो 3 बजे आ रही हो, कभी 1 बजे आ रही हो, कभी 12 बजे आ रही हो। तो मेन जो मसला है वो है मेरा घर का किराए का, कि किराएदारों को जो है, और ख़ास तौर पे लेडीज़ को इस माशरे में बहुत मुश्किल है। घर मिल जाए तो वहाँ लोग रहने, जीने और बसने नहीं देते। मुझे ये बताएं कि हम अब तक देखते हैं कि जी कि ख़वातीन अगर वाकई डिवोर्सी हों तो पहले तो मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी लगती है। आपको शायद अच्छी बात मिल ना लगे बट एक फैक्ट है, एक अकेली लड़की, स्पेशली आप वर्क स्टेशन में भी देखें, जो डिवोर्स लड़की भी होती है, बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी लग लेती है, और लेकिन जब वो बाहर निकलती है, रहने के लिए भी करती है, जैसे ये बता रही है कि इनको घर नहीं मिल रहा, ये बड़े मसले हैं, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे मुआशरे में जब डिवोर्स होती है तो डिवोर्स आदमी और औरत के लिए एक जैसी, क्योंकि दोनों का रिश्ता ख़त्म होता है, लेकिन समहाउ जो डिवोर्स है वो एक दाग बन के औरत के कैरेक्टर पे लग जाती है और उसी की सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसी को मोरद इल्ज़ाम भी ठहराया जाता है, और एक तरीके से लगता है कि हमारे मुआशरे में डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ औरत को ही होती है। हम गए, हमने कुछ ख़वातीन से पूछा कि भाई आप ये बताएं कि डिवोर्स जो है ये औरतों के किरदार पे, औरतों की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा धब्बा क्यों है, एक दाग क्यों है। तो उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाती हूँ। अगर औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो डिवोर्स ले सकती है इजीली, लेकिन हमारे यहाँ ये बोला जाता है नहीं, औरत डिवोर्स नहीं ले सकती, वो अपने शौहर से मार खाए, जो कुछ मर्जी हो वो उससे अपने शौहर के साथ ही रहना है। बोलते हैं ना कि मरते दम तक अपने शौहर के साथ ही रहेंगी आप, तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। हमेशा यही होता है कि मर्द तो मर्द है, औरत के लिए होता है कि भाई औरत है, इसको अगर तलाक हो गई तो बेचारी इसको तो दाग लग जाएगा, ये कहाँ जाएगी, फिर इसको कोई अपनाएगा नहीं, और फिर बच्चों का भी मसला होता है। ये सब औरत के लिए मसले होते हैं, क्योंकि ये मुआशरा हमारा जो है ना औरत को ही हमेशा डिग्रेड करता है।
अक्सर औरत के मैके पे उंगली उठाई जाती है, या तो उसके बहन ने उसको समझाया इस लाइन पे लाने के लिए, या फिर उसके माँ बाप ने उसको, माँ स्पेशली माँ का किरदार बहुत ज़्यादा होता है कि माँ ने समझाया तो जब भी तुम्हारा घर बिगड़ा है। तो तलाक की सबसे बड़ी और ज़्यादा रेशियो जो हमने जज की है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो वो सबसे मेन पॉइंट यही है कि माँ या बहन की वजह से औरत का घर बिगड़ जाता है। तलाक औरत के लिए बदनुमा दाग इसलिए है क्योंकि वो अपने जो है वालिद की तो गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इसकी एक बेसिक वजह है। कोई औरत भी होगी ना अपने उससे नहीं जाएगी, अगर खुशहाली रहेगी औरत को तो औरत क्यों जाएगी, ये बताएं। कोई ना कोई मर्द की भी गलती होगी, घर वालों की भी गलती होगी, ऐसे तो नहीं औरत जाती। देखिए, औरत घर से तब जाती है जब हम कहते हैं जब खुला लेती है और फिर जब डिवोर्स लेती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तो इनफैक्ट 50% 60% ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग परवीना, पर तो दे दी जाती है उसको। जैसे अभी हमारे साथ कॉलर थी और वो इतनी बेबस नज़र आ रही थी कि उनकी बेटी को डिवोर्स पर घर भिजवा दी है, और तभी वो कहती कि जी ऐसे बंदों के लिए, फिर उनको गुस्सा इतना था कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए क्योंकि उन बेचारी के पास और कुछ है नहीं और कहने के लिए। तो जिसे हमारी एक बहन आई है और ये बता रही कि जी किराए के घर में आपको पहले काफ़ी मुश्किलात हुई हैं और उसके बाद आप कह रही हैं कि जब लोग आप लेट आती हैं तो फिर आपके कैरेक्टर बात की जाती है। बच्ची आपकी कितनी बड़ी होगी वैसे? मेरी बच्ची माशाल्लाह 14 साल की है। 14 साल की बच्ची है। तो आपको आपके जो पहले हस्बैंड है बच्चों की वैसे फीस सारा देते हैं कि नहीं देते हैं? जी वो तो देते हैं बच्चों की, क्योंकि मैंने उनको केस किया था फाइल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे देते हैं बच्चों के। अच्छा, वो तीनों आपकी बच्चियों के? जी, मेंटेनेंस का केस किया हुआ है तो इसलिए वो पैसे देते हैं। बाकी घर के एक्सपेंस हैं, खाने पीना है और जैसे बहुत सारे एक्सपेंस है वो मैं करती हूँ, रेंट है। लेकिन वही वाली बात ना, हमारे यहाँ औरत को, अकेली औरत को मैंने देखा है कि बाकी जब बच्चे का एडमिशन भी हो स्कूल का, तब भी अगर डिवोर्स औरत हो तो उसको परेशानी होती है, घर का हुसूल हो, कदम कदम पे परेशानी। कदम। पर इज दिस वन ऑफ द रीजंस कि हमारे यहाँ औरत पिट जाती हैं, वो कहती हैं तुम मुझे बस घर के कोने में रख लो पर मुझे तलाक न देना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से तो आप देखें ना, कट मरती हैं, शौहर काट के फेंक देते हैं, तो ये तो एक्सट्रीम है ना। तो लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि जो अपर क्लास है, जो हमारी सोसाइटी में जो अपर क्लास है, उस पे ये रेशो जो है ये ख़वातीन की तरफ से होता है। मतलब जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को। मियाँ एडिक्ट होता है किसी चीज़ का, किसी नशे का, किसी उसका, तो वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा लोअर क्लास है वो पिसता ही रहता है, खाने पीने के लिए तरस रही होती हैं, कपड़ों को तरस रही होती हैं, जूते खा रही होती हैं, लेकिन बर्दाश्त कर रही होती है। तो जो हमारी हाउस हेल्प होती है उसमें से यूजुअली सबके जो हस्बैंड, आप पूछे क्या काम करते, काम कुछ नहीं करते, रात को चाय के ढाबे पे बैठ के चाय पियेंगे, नशा करेंगे बस, और औरतों को पीटेंगे, औरत को पीटेंगे, और कमा भी औरत ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है, जो हमारे यहाँ काम करती हैं, आती हैं, कोई एक मुझे बता दो जिसका शौहर काम करता हो। कोई नहीं, कोई नहीं। उससे पूछो तो वो कहते वो बैठा हुआ है घर में, बैठा हुआ है, सो रहा है, या बच्चे भी कहाँ, बच्चे गलियों में पल रहे होते हैं, और बीवी जो होती है वो घरों के काम कर रही होती है। यानी सुबह आती है मेरी जो काम वाली है, सुबह आती है, वो शाम को मगरिब के वक्त जाती है काम करके, और 2 ही घर हैं उसके। वो बेचारी हमेशा परेशान रहती है, वो यही कहती है बाजी पूरा ही नहीं पढ़ता, 2 घर ही करती हूँ मैं, पूरा ही नहीं पढ़ता, और मेरे फिर बच्चे भी हैं, बच्चे भी पाल रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा मियाँ क्या करता है? कहा कुछ नहीं करता। अरे तो कमबख्तो शादी क्यों की फिर? बिल्कुल, तो करनी नहीं चाहिए थी, और छोटी छोटी उम्रों में उनकी शादियां कर देते हैं। पर बहुत सारी जगहों पे शादी भी तो इसलिए यहाँ पे कर देते हैं कि चलो जी जो अगली आएगी वो घरों में काम करके कमाएगी और हमारे बेटे को पाल लेगी, और उसको शौक होता है कि जी मैंने दुबई जाके, सऊदीया में मैंने नौकरी करनी है तो मैंने बाहर जाके नौकरी करनी है, वहाँ पे ड्राइवरी कर लूंगा, पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं करना। नहीं, ये हमने देखा है। ये बड़ा मसला है, ये है। अच्छा, ये मुझे आप बताइए, क्योंकि आप मैच मेकर हैं और जब आप रिश्ते भी करा रही होती है, आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे रिश्ते ऐसे आते हैं, हमारे यहाँ डिवोर्स अगर लड़का हो तो उसके साथ कोई इशू नहीं होता, उसको समहाउ लोग अपनी बेटी दे देते हैं कि चलो भी डिवोर्स है ना, लेकिन एक डिवोर्स्ड औरत जिसके साथ बच्चा भी अटैच हो, उसके लिए रिश्ता नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं अच्छा जी कोई 60 साल के कोई ऐसा वो कोई बंदा मिल जाए जिसकी बीवी की डेथ हुई हो, जिसके आगे बच्चे भी पालने हो, तो हाँ वो रिश्ता अच्छा है। ऐसा क्यों है? अच्छा, जो मर्द होते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो सेकंड वाइफ जो कंसिडर करते हैं वो कमारी लड़की प्रेफर करते हैं। वो ये कि कहते नहीं उनके बच्चे होंगे तो महरम ना महरम, इसमें दीन आ जाता है उनका।
तो हमारे बच्चों को लुक आफ्टर इजीली कर सकें, हम उनके, वो अपना दिल बड़ा नहीं करते कि हम उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो बच्चों में आपस में रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और जो दूसरी बात है, आप कह रही हैं कि मदर को मतलब उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तलाक की शरह इसलिए भी बढ़ रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बीच का रास्ता ख़त्म हो चुका है, या रहना है या नहीं रहना। अच्छा, वो तो डिवोर्स से मुझे बताएं, जब लड़के की जो माँ है, अगर कभी आप ऐसा हुआ कि आपने कहा कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, हाँ अब इसका निकाह हुआ था, क्योंकि अब तो ज़रूरी है कि शादियाँ हों तो जब निकाह होता है उसमें भी डिवोर्स हो जाए, जब बताते तो लड़का और लड़के की माँ, उनकी पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होता है? वो लड़की तो उनको कंवारी चाहिए होती है, लेकिन लड़के को लड़का निकाह ब्रेक तो कहती अभी कुछ ही दिन तो रही है, चाहे निकाह सिर्फ खत्म हुआ कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली। और अगर मंगनी वाला को वो लोग ऐसे शेयर करते हैं कि हमारी बच्ची की डिवोर्स हुई है, हमारी बच्ची की मंगनी पहले खत्म हुई हुई है, वो मतलब हमें कॉन्फिडेंट में लेना चाहते हैं कि आप आगे नहीं डिस्क्लोज कीजिएगा, तो हम ये कहते हैं कि जो काम है सच के बिना पे होगा, आप अभी जो बात बाद में बताएंगे आप अभी क्लियर कर दें, अगर पेरेंट्स ने करनी होगी तो वो कर लेंगे। अच्छा, किसी लड़की की अगर मंगनी टूटी हो तो क्या उसके भी अच्छे रिश्ते से मिल जाते हैं? हाँ मिल तो जाते हैं, उसके मिल जाते हैं। तो डिवोर्स अगर लड़की हो तो उसके रिश्ते इतने अच्छे नहीं मिलते, फिर उसके रिश्ते कैसे मिलते हैं ये बताएं मुझे। मतलब किसके? जो अगर डिवोर्स लड़की हो तो उसके लिए फिर मतलब आप जब किसी ढूंढती होंगी डिवोर्स लड़की के लिए, तो फिर कैसे सामने अच्छे जो मैच आते हैं ये बताएं। अच्छे मैच नहीं आते, अच्छे मैच एक तो स्टैम्प लग गई डिवोर्स है, तो एज वाइज काफी डिफरेंस होता है, जस्ट डबल डिफरेंस होता है। बच्चे उनके उतने ही बड़े होते हैं जितनी बड़ी वो लड़की होती है, इतना डिफरेंस होता है। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी छोटी बच्ची, उसको लड़की चाहिए, मतलब छोटी लड़की, ये रीजन है। क्योंकि डिवोर्स होगी वे तो अब बस वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना जी सेकंड हैंड है वो, तो लोग मैं तो आई एम सॉरी मुझे बात करनी पड़ रही है एग्जैक्टली, लेकिन ये वो वर्ड है जो हम अपने कानों में पढ़ते हुए सुन रहे होते हैं ना, कि हम एक डिवोर्स लड़की को क्या समझ रहे हैं। और अगर वो डिवोर्स्ड है, उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो चाहे रणवा है, लेकिन उसको लड़की जो है वो अपनी बेटी की एज की चाहिए उन्हें। मदिया, इसका जो रीज़न है ना बेसिकली, देखिए एक तो ये कि शरीयत से तो दूर हम हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ख़वातीन दो तरफ से पिस रही हैं, एक तो मर्द उन्हें कमतर समझता है और एक औरत भी औरत को कमतर ही समझती है। जो हमें डबल जो है तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे दर्स के हवाले से और रिश्तों के मामलात में रखा है मामला, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर कोई वैलिड रीज़न दे दे, वेदर दे आर स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, अगर लड़का या लड़की कोई वैलिड रीज़न दें कि डिवोर्स इस वजह से हुई थी, तो फिर उसको कंसीडर करते हैं लोग। वरना लड़के के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो डिवोर्स हुई, तो समझदार लोग तो ज़्यादा डरते हैं इस बात से कि ये लड़का किस मिजाज का है कि इसने पहली बीवी को क्यों छोड़ दिया था। दूसरी बात यह है कि यहाँ बहुत सी जगह तो बताते भी नहीं है कि लड़के के बारे में नहीं, क्योंकि लड़की का तो पता चल जाता है कि हाँ लड़के तो बताते नहीं कि हाँ, या बताते हैं उस वक्त जब निकाह हो रहा होता है जी, आईडी कार्ड होते हैं कि अब क्या करेंगे, अब तो बैठे हुए निकाह, इतने लोग मौजूद हैं। जी जी, हिम्मत है भाई, निकाह में हुए जी जी, हिम्मत की बात। तो इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो अब मर्द को हुक्म था दूसरी शादी, अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी तो उसमें यही था कि इस्लाम में जो एक से ज़्यादा शादियों का तस्वुर था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि बेवा और मुतल्लिका या यतीम ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए। फिर भी कहा गया अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर दूसरा निकाह मत करें। यहाँ मर्द यही हमेशा समझता है कि अगर मुझे ये राइट है कि मैं अगर 60 साल का भी हूँ या 65 साल का भी हूँ तो मुझे बहुत यंग लड़की से मेरा निकाह होना चाहिए। मजहब से भी दूरी है और कल्चरल जो बेसिकली हमारी जो तरबियत ऐसी की जा रही है कि तुम तो मर्द हो। बचपन से हम बोलते हैं, मैं बोलूंगी अपने बच्चे से, बेटे तुम लड़के हो, तुम लड़कों को सब चलता है, लड़कों को सब चलता है, वो वाली बात कहते हैं ना। पहली बीवी में रह चुकी होती है वो दूसरी में सारी चाहिए होती है उनको। हाय, ये भी होता है। कोरतलाइन हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप मतिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कोरतलाइन क्या कहना चाहेंगी? हाँ मतिया, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत सलाम। इधर सिर्फ मेरा, आप जितनी लेडीज बैठी हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है आप तमाम लेडीज से। अगर किसी लड़की को तलाक हो जाती है, पहला शौहर उसको तलाक दे देता है और उस शख्स से उसका एक बच्चा भी है, ठीक है, अगर तलाक हो गई वो बच्चे को लेके अपने घर पे आ जाती है, शौहर उसको बोलता है तुम भी जाओ अपने बच्चे को भी अपने साथ लेके जाओ, मैं तुम दोनों को नहीं रखना चाहता, ठीक है, तलाक हो जाती है। तलाक के बाद वो इद्दत गुजार लेती है, तलाक के बाद इद्दत गुजार के
अल्लाह का हुक्म कुछ ऐसा होता है कि उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है। दूसरी जगह जहाँ उसकी शादी होती है उसको दूसरा शौहर जो मिलता है उसको बहुत अच्छा मिलता है। अब इधर मसला आ जाता है बच्चे का। जब दूसरा शौहर उस बच्चे को अपनाने लगता है तो फिर पहला शौहर बीच में आके क्यों गन कर देता है कि मैं ना बच्चा दूंगा ना बच्चे की कस्टडी दूंगा। जब उसने बच्चे को रखा ही नहीं, बीवी को उसने तलाक दे दी, जब वो बच्चे को रखना नहीं चाहता, बच्चे का खर्चा देना नहीं चाहता, फिर वो दूसरे शख्स को क्यों अपनाने नहीं देता। इधर मुझे बताएं कि फिर वो औरत क्या करे। वो मर जाती है बच्चे के लिए, वो खुद अपना नहीं रहा, और जो दूसरा है वो अपनाना चाहता है मगर वो उसको अपनाने नहीं दे रहा। वो बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवाने जाती है, वो ये चाहती है कि मैं बच्चे का एडमिशन करवा लूँ, जिस दूसरे शख्स से मेरी शादी हुई है वो बच्चे को अपना नाम देना चाह रहे हैं। मगर वहाँ पे भी यही बात आ जाती है, नहीं जी बच्चे का जो बाप है उसका नाम लिखवाया जाए, उसकी आईडी लेकर आए, उसकी लेकर आए। इधर मुझे बताएं वो औरत क्या करे। वो आगे देखती है खाई, पीछे देखती है कुआं, वो बीच में खड़ी हुई है, उसको समझ में नहीं आता इस मसले का वो हल क्या करे। प्लीज मंदिया, आप जितनी लेडीज बैठी हुई है प्लीज मेरे सवाल का जवाब मुझे लाजमी दें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं समझ में नहीं आता तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। प्लीज इस मसले का हल निकालिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि यार हमारा मजहब बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारा मजहब इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। प्लीज इस मसले का कोई हल निकालना, मुझे लाजमी बताएं मैं क्या करूं। थैंक यू मदिया, सो नाइस ऑफ यू। आप बहुत नाइस हो, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है मदिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने तो मुझे यकीन माने, मुझे लगता है मेरा दिल मांगी है। मैं आई विश कोई मसले का हल होता। हमने कितनी दफ़ा देखा है कि ऐसी ख़वातीन जो कि डिवोर्स लेती है, जिनको डिवोर्स होती है और मियाँ बच्चा साथ भेज देते हैं, और जब उस औरत से कहते हैं तुम शादी क्यों नहीं करती, तो वो कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी ना तो ये शायद मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। वो अपने बच्चे की वजह से शादी नहीं करती। हाँ। वो अपने बच्चे की वजह से शादी नहीं करती। जैसे भी आपने बात की कि हाँ बहुत सारी जगहों पे बच्चों का बाप का आईडी मांगा जाता है, वो चाहे उसकी ट्रैवलिंग हो, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो, बच्चे ने आपके उस स्कूल में ओ लेवल्स करना है, तब वो कहते हैं जी बाप का जो आप आईडी लेकर आए, बाप नहीं आता। और फिर वही बात अगर दूसरी शादी करना चाहे तब बाप को याद आ जाता है। ये तो वो वाली बात है ना कि परवीना भाई ऐसा माइंडसेट लगता है कि विंडिक्टिव है उसका, कि अच्छा कि तुम यहाँ नहीं बसी तो मैं तो आगे बसने भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो भाई छोड़ी क्यों फिर। बात ये है ना कि अगर आपने छोड़ दिया है तो बच्चा, वही मैंने कहा ना, बच्चे सफर करते हैं, जवान होने तक बच्चे सफर करते हैं। बाप का नाम साथ होना चाहिए। वो शादी पे नहीं होगा तो रिश्ता आएगा तो पूछेंगे बाप कहाँ है। तो ये सारी बातें पता नहीं, लोग ये सोचते नहीं है कि आगे हमारी औलाद सफर करेगी। बेटियां अगर हैं, बेटियां तो बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बेटों का तो फिर चल जाता है, लेकिन बेटियों का बहुत सेंसिटिव मामला होता है। वो बेटियां बेचारियां रिश्तों के लिए लटकी हुई होती हैं। बीवी जिसको छोड़ा है, तो अब जब छोड़ दिया है तो अब किस लिए तुम आ गए हो कि भाई बच्चा दे दो, क्यों? बस ये देखा बहुत से बंदे लड़के तंग करते हैं। ये नबीहा, इसके पीछे क्या नफ्सियात है मुझे बताएं। ये जो हमारी बहन ने हमें कॉल की है, वो जो इतनी तकलीफ में है, और उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है, उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है? देखें, ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, और इस वक्त में कौमें जो हैं वो बमों से तबाह नहीं हो रही। यहाँ पे नाइंसाफ़ी से कौमें तबाह होती हैं। हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी हर तरफ फैल चुकी है। रिश्ते देख लें, आप काम देख लें, हर जो है वो जगह पर आपको नाइंसाफ़ी नज़र आएगी। ये जो इनका मामला है ना, इससे पहले भी जो है वो मैं मसाइल सारे सुन रही थी। एक और कॉलर भी थी जो कह रही थी कि उनकी बेटी को जो है बगैर किसी वजह के तलाक दे दी गई है। देखिए, ऐसे टॉक्सिक लोग जिनकी ज़िंदगी से आपकी बेटी ज़िंदा वापस आपके घर आ गई, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको बिल्कुल उसका जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से मदद मांगें, और अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए मेरी पूरी लीगल टीम हाजिर है। हम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं काम करती हूँ। ख़वातीन पे होने वाला कोई भी जुल्म किसी भी जगह, आप पाकिस्तान के किसी इलाके में बैठी हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस भी लड़ा जाएगा। और जो शख्स आपको परेशान कर रहा है, अगर किसी के जैसे इनके रेंट के मसाइल आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, मैं इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इस पर काम करती हूँ। अब बिला झिझक बेखौफो ख़तर मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो डिटेल्स वगैरह भी चल रही होती हैं, तो वहाँ पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपका रब्ता मुझसे हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट अपना नंबर ही दिया हुआ है। और दूसरी बात ये कि किसी भी खातून को डरने या खौफ महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप खौफ महसूस करती हैं उस वक्त दुनिया आपको और डराती है। अगर आपके सर पे बाप नहीं है, शौहर नहीं है, भाई नहीं है,
तो आपको बिला खौफो ख़तर जो है वो इस माशरे के साथ जो है वो लड़ना सीखना होगा। आपको लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, एक औरत को मजबूत होना होगा। और जैसे इनका मसला है कि वो आदमी इनको परेशान कर रहा है, जिस आदमी ने तलाक दे दी है, बच्चा भी, इसीलिए कहते हैं कि जिस वक्त तलाक हो ना उस वक्त बच्चा जो है वो आप अदालत से अपने पास जो है वो लिखवा लें कि ये मर्द जो है वो बाद में इसी तरह तंग करते हैं, सिचुएशन ख़राब करते हैं। इसके लिए हमारे कवानीन का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वकील साहिबा बैठी हैं, वो इसका आपको कानूनी हल भी बताएंगी और बाकायदा तौर पे आप कानूनी जंग जो है वो इस आदमी के ख़िलाफ़ लड़ सकती हैं जो आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा है, ट्रॉमा दे रहा है और आपको परेशान कर रहा है। ये मर्द इस तरह बाज नहीं आते, ये टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ हैं। याद रखिएगा, माशरा आपकी हैसियत देख के आपकी बात को इम्पोर्टेंस देता है। जितनी ज़्यादा आपकी हैसियत होगी ना, अपनी हैसियत बनाएं औरतें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों को एम्पावर करें। सबसे पहले जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना वो आपके घर से होती है। माँ बाप, जैसे ही बेटी पैदा होती है, माँ बाप की क्या सोच होती है, काश इसकी जगह बेटा पैदा हो जाता। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी आपके घर से हो रही है। आपके घर से नफ्सियाती कत्ल हो रहा है आपका, कहीं और से नहीं हो रहा। माजरत के साथ, क्योंकि मैं सच और हकीकत बयान करती हूँ और मैं रोज़ाना इस तरह के केसेस देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं ज़ाहिर है कि माशरे का एक हिस्सा हूँ। पिछले 15-20 साल से जब से मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे और लोगों को जो है वो ख़वातीन को रिकवर करने पे काम कर रही हूँ, साइकोलॉजिकली तो मेरा एक सेटअप चल ही रहा है एज आ माहिर नफ्सियात। आप यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसी ख़वातीन को रेस्क्यू करती हूँ कि उन्हें मारा पीटा जा रहा होता है और वो सासें और नंदे जो हैं वो बाकायदा उनके ऊपर पैरे दे रही होती हैं, निकलने नहीं देती उनको वहाँ से। पुलिस को गलत खबरें दी जा रही होती हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किस किस तरह काम करती हूँ और कैसे ख़वातीन को वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ता है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ईजी हो जाएं। आपको बिल्कुल किसी बिला खौफो ख़तर उन मर्दों का मुकाबला करें जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कोई आपसे आपका बच्चा नहीं छीन सकता। नबीहा जी जी, जो लुबना है, मैं तो स्पेसिफिक जिनकी भी हम आपसे बात करवा देंगे। और अभी जो हमारी बहन की जो गोरत करवा दीजिए, जिनकी कॉल आई थी, उसमें कानूनी तौर पे, हाँ कानूनी तौर पे हम उनके कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कानूनी तौर पे मसला है। खातून दूसरी शादी कर लेती हैं, बच्चा भी उनके साथ है और उनका पहला हस्बैंड आ जाता है कस्टडी क्लेम करने के लिए, बच्चा छीनने के लिए बल्कि आ जाता है, तो वो उन्हें कह सकती हैं कि बच्चा ऐसे नहीं मिल सकता, आप जाएं कोर्ट में कस्टडी का केस फाइल करें, फिर वहाँ फाइट करेंगे। बच्चा कोर्ट में क्या केस कमजोर हो जाता है अगर मियाँ ये बोलेगी जी मेरी बीवी तो जो है वो दूसरी शादी कर रही है, तो ये बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? नहीं, तो कैसे क्या होता है? देखिए, एक ये ग्राउंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा माँ से छीनकर बाप को दे दिया जाएगा। वैसे एज क्या है? बच्चा कब तक माँ के साथ रह सकता है? 7 साल तक। लड़का अगर है तो 7 साल तक माँ के साथ रह सकता है और लड़की जब तक वो बालिग ना हो जाए माँ के साथ रह सकती है। उसके बाद फादर क्लेम कर सकता है कस्टडी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसका राइट बन जाता है कि बच्चा छीन ले माँ से। कोर्ट हमेशा इस चीज़ में वेलफेयर देखती है, बच्चे की बेहतरी कहाँ है, माँ के साथ रहने में है या फादर के साथ रहने में। क्योंकि कंटिन्यूसली बच्चा 7 साल तक या बलूगत तक अपनी माँ के साथ रहता है तो वो उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। अच्छा, कोर्ट फिर ये भी देखती है कि जी पहले 7 साल तो बच्चा बाप गायब था और एकदम से बाप अगर आ गया तो मैं बाप को देना है या नहीं देना है, तो क्या कोर्ट इस चीज़ को भी देखती है? बाप से भी सवाल पूछिए कि तुम पहले चंद साल कहाँ थे जब बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत थी, जब तुमने पहले बच्चे को अबैंडन कर दिया था? तो ऐसे बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन अगर फादर जो है मतलब आता है विजिटेशन के लिए तो यकीनन वो पे करता होगा मेंटेनेंस, ऐसे नहीं आते। बाज़ मरतबा वाकई में जिस तरह आप कह रही है ना कि छोड़ देते हैं बच्चे, तो वो लोग कम ही नमूदार होते हैं, नहीं आते। लेकिन चलिए मज़ीद तफसीलन बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और आज का शो, जैसे आपको मालूम है कि हम ये बात करें कि हमारे मुआशरे में तलाक सिर्फ और सिर्फ औरत को ही क्यों होती है, सिर्फ उसी की ज़िंदगी क्यों रुक जाती है, बंदा मूव ऑन कर जाता है। और अभी हमारे साथ एक कॉलर जो ब्रेक से पहले मौजूद थी, उनकी कॉल से भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि बहुत सारी ख़वातीन जिनकी डिवोर्स होती है वो उनकी ज़िंदगी रुक क्यों जाती है, जो स्पेसिफिकली बच्चों के साथ होती है। क्योंकि उनको ये डर होता है कि चलो ठीक है तलाक तो दे दी, मुझे ज़िंदगी से तो निकाल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुझे कोई बंदा मिल भी जाता है, मैं किसी से शादी भी कर लेती हूँ, तो ये मुझसे मेरी औलाद छीनने ना आ जाएं। मैं शरई एतबार से देखूँ तो क्या हुक्म है इस हवाले से? क्योंकि हमने तो ये तो कुरान में है कि जी ऐसे तरीके से आप उसको रुखसत करें जो उसको उसका हक महर दें। खैर ये तो हक महर तो बहुत सारी शादियों में अदा ही नहीं किया जाता, वो यही समझा जाता है कि अगर तलाक होगी तब हक महर देना पड़ेगा। ये भी
ये इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन आपने है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, मैं ये चाहती थी काश आप ये पूछे। सबसे अहम बात तो ये है कि महर जो जनरली है वो उसी वक्त देना होता है रुखसती से कबल। यानी समझ लीजिए हमारे यहाँ ये टर्म यूज की जाती है मजहब में कि खातून उनके लिए हलाल हैं जब वो महर अदा कर देते हैं। तो ये निकाह का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमारे यहाँ समझा जाता है कि डिवोर्स की सूरत में या लेटर ऑन कभी दिया जाएगा। महर मुअज्जल और महर मुअज्जल मकसद ये है कि दो तरह का होता है। उसमें एक तो ये होता है कि फौरी तौर पर दिया जाएगा या जब भी खातून तकाजा करेंगी। एक होता है कि जब वो डिमांड करें या डिवोर्स की सूरत में, उस सूरत में होता है। अब आपने क्या ये स्पेसिफाई किया था, क्या ये लिखा था है कि डिमांड करे तब दे, तो वैसे मतलब देना चाहिए। डिमांड से मुराद वो जो मतलब मौखर वाला डिलेड वाला है, वो जब वो चाहे ले सकती है, या डिवोर्स की सूरत में तो ऑब्वियसली फिर तो उसका हक है ही कि वो अब रिश्ता खत्म हो गया, अब साथ तो नहीं रह रही तो देंगे। लेकिन नॉर्मली महर निकाह का रुकन है और ये निकाह के वक्त अदा किया जाता है जिसकी भी जो हैसियत थी। एक तो यही बहुत बड़ा गलत फहमी है कि ये जी तलाक की सूरत में दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि खातून अगर खुला ले लेती हैं तो शायद उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इसकी जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और वो फरमाते हैं कि मेरी बीवी मुझसे अलहदा होना चाहती है। आपने, उनकी वाइफ ने भी कंप्लेन की तो आपने पूछा क्या ये आपके हुकूक अदा नहीं करता, क्या ये बदजुबान है? हर चीज़ में खातून का जवाब था नो, हर चीज़ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। तो आपने फरमाया फिर क्यों उसको छोड़ना चाहती है? तो कहती है कि बस मुझे उसकी सूरत पसंद नहीं है। तब आपने फरमाया कि उसने जो तुम्हें बाग दिया था महर में, क्या तुम वो वापस लौटाने के लिए तैयार हो? उसने कहा जी मैं तैयार हूँ। ये एक रीजन था कि विदाउट एनी रीजन एक खातून को आपने अपना सब कुछ दे दिया, अब आप उसको छोड़कर जा रही हैं तो उसमें वो चीज वापस कर दें जो हदिया उसने दिया था। इसको हमारे यहाँ एक लूप होल बना लिया गया है। औरत को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना तंग करते हैं, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, उसके बावजूद वो तलाक नहीं देते और वो कहते हैं कि औरत जाकर खुला ले ताकि मुझे कुछ देना ना पड़े। तो ये कोर्ट को देखना चाहिए और ऑब्वियसली जब कोर्ट देखेगा कि यहाँ ये गिल्टी था या रिस्पॉन्सिबल था या इसकी कमजोरियां थी, उस सूरत में उससे ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो महर भी वापस करे, बजाय इसके कि वो खातून का जहेज भी रख ले। तो ये कवानीन में देखा जाना चाहिए। दूसरा जो आपकी कॉलर ने सवाल किया था वालिद के नाम से रिलेटेड, देखिए सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का ये हुक्म है, जो हज़रत ज़ैद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुशरिकीन ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया था। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बापों के नाम से ही औलाद को पुकारा जाए। इसमें मैं ये बहन से अर्ज करना चाह रही थी कि अब अक्सर स्कूल्स में या इदारों में वालिद या सरपरस्त दो कॉलम्स होते हैं। तो आप अगर वो कॉलम नहीं भी है तो आप उनसे कहें कि गार्जियन में इनके जो अब फादर हैं उसका नाम लिखें। तो गार्जियन या सरपरस्त में उसका नाम लिखवाएं और बाकी जहाँ जरूरी होता है तो वहाँ नाम तो वालिद का ही लिखा जाएगा, लेकिन ये ऐड करवा दें कि सरपरस्त अब ये हैं। और जो आपने कहा ना कि बाद में शौहर आ जाते हैं, तो हमने, मैं भी चूंकि लॉ की भी स्टूडेंट रही थी, तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि मर्द को, मैं नहीं कह रही 100%, मगर मैं अगर मुबालगा ना करूं तो 75 से 80% मर्द जब औरत को छोड़ देते हैं उनको बच्चों में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ औरत को टीज कर, अगर वो खातून कहे ना ये बच्चे भी रख लो मैं जा रही हूँ, 2 हफ्ते भी नहीं रखेगा बच्चे को वो बाप। लेकिन जब वो देखते हैं कि सुकून से रह रही है, मैंने तो इसको इतना तंग किया है तो इसकी तो जान छूट गई, तो फिर वो बच्चों से ब्लैकमेल करते हैं माँ को। जब वो दूसरी शादी कर ले तो उनको और तकलीफ पहुंचती है कि अब तो ये और भी ज्यादा खुश रह रही है। और ऐसे भी मर्द हैं जो बच्चों को कभी नहीं पूछते, लेकिन जब दूसरा बाप उन्हें मोहब्बत दे रहा हो तो वो हसद करते हैं कि मेरे बच्चे को चाह रहा है। मैंने ऐसे लोगों के कॉमेंट सुने कि मेरे बच्चे से वो इंजॉय कर रहा है, और दिल ये चाह रहा था कि इस शख्स को इतनी मलामत की जाए। कोर्ट भी ये देखेगा कि जब बच्चे को जरूरत थी बाप की, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, और अब साफ जाहिर हो रहा है उसकी इंटेंशन कि वो सिर्फ टॉर्चर करने और तकलीफ देने के लिए। तो इसका मतलब कि वो बच्चे से सवाल था ना कि कोर्ट भी तो ये देखे ना कि पहले 7 साल बच्चा बाप कहाँ था, मतलब बच्चा माँ पे था और उसके बाद माँ किस तरह से उसका ख्याल करी, उसकी कैसे टेक केयर करी, तब नहीं देखा। लेकिन अब 7 साल के बाद अगर औरत शादी कर लेती है तो उसको अब 7 साल का बच्चा मुझे वापस देखी जाएगी। दीन में भी यही हुक्म है और शरीयत का भी हुक्म यही है, कवानीन भी ऐसे ही हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ औरत की जो पोजीशन है वो इतनी वीक नहीं बनती शादी करने के बाद कि उसको अपना बच्चा छोड़ना पड़े, क्योंकि यूजुअली एंड मोस्टली हमारी औरतें शादी नहीं करती। मुझे बताएं, ये आपके पास जब रिश्ते भी आते हैं तो बहुत सारी वो खवातीन जो कि डिवोर्स होती हैं उनके साथ बच्चा होता है,
तो वो आपके सामने क्या बात रखती है कि मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी, मतलब वो कैसे इस चीज़ को आप सारी सिचुएशन को डील नहीं, करती उनकी हैं? डिमांड ये होती है कि मेरे बेबी तो एक है, लेकिन अगर किसी का सामने मैच है तो उनके 2-3 भी है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बस वो मेरा एक बच्चा एक्सेप्ट कर ले, वो मेरा एक बच्चा ये accept होता है। लेकिन उनका कहना सामने से ये होता है कि वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, समटाइम मदर्स जो होती हैं वो कहती हैं कि हम नवासी को अपने पास रख लेंगे, हम लोग आफ्टर कर लेंगे, इनके मामू नाना हम लोग देख लेंगे, बस वो हमारी बेटी खुश रखे। तो ऐसा भी होता है। को कभी आपने देखा क्योंकि ऐसा अच्छा कोई लड़का भी हो जो कि कहे कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा है। कुछ ऐसा नहीं है हमारे माशरे में कि सारे ही मर्द ओवरऑल खराब हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मर्द एक्सेप्ट करते हैं और बड़ा दिल बड़ा करके करते हैं कि कोई इशू नहीं है, अल्लाह ने ये मौका भी दिया है कि हम किसी के बच्चे की कफालत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए ये तो सुन्नत है ना, दूसरों के बच्चों की परवरिश करना और उनको, और कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा सदका है। या मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करना चाहती हूँ, मेरे दर्स में एक लेडी आती थी, तो उन्होंने इसी तरह उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, उनके शौहर ने उनको छोड़ दिया, बड़ी यंग थी वो लड़की, तो उसने फिर उनकी वालिदा ने उनकी दूसरी शादी की। उस वक्त वो बच्चा, मैं जाती थी वहाँ दर्स के लिए, उस वक्त वो बच्चा तकरीबन 4 साल का था। यानी मैं पर्सनली आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स, लेकिन ये क्या हुआ था कि उन्होंने जब उस लड़की की दूसरी शादी की तो बच्चा नहीं साथ लेकर गई। तब मुझे थोड़ी तकलीफ ये हुई कि बच्चे का कसूर क्या था। बाप तो देखिए, बाप तो नहीं सेंसिटिव होते और माँ भी चली गई, तो खवातीन को ये तो पूरे मुआशरे को बदलना पड़ेगा, तभी मुआशरे के ये मसाइल हल होंगे। तो लड़की जब दूसरा निकाह करे तो ऐसे शख्स को तरजीह दे जो उसके बच्चे के साथ उसको एक्सेप्ट करे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के ऐसे मखलूक है, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिनमें खौफ खुदा है। दूसरा ये कि हमें तरबियत करनी पड़ेगी अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अल्लाह भाइयों पाक भी फिर उसी बच्चे के तवस्सुत से फिर चीजें और बेहतर भी करता है, क्योंकि हमने देखा है कि वाकई अकेली औरत चाहे वो बेवा हो या डिवोर्स हो, वो बच्चे अच्छे पाल लेती है, फिर हम देखते हैं कि आगे उनके बच्चे किसी अच्छी मुकाम पे भी पहुंच गए हैं, वो बच्चे कुछ बन जाते हैं और आप भी हैरान, वो भी कहते हैं कि यार पता नहीं हमारी माँ ने इतनी मेहनत की और हम इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए, हमें खुद नहीं पता था कि हम पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई ये हमें देखना चाहिए, और बच्चे रुल जाते हैं, तो इसमें ना मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज को देखना चाहिए कि बस बच्चे सफर ना करें, क्योंकि वो जान खुद तो इस दुनिया में नहीं आई ना, आप इसको लेकर आए। हमारी एक और बहन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, आपका नाम? मेरा नाम हुमैरा है और मेरी डिवोर्स को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि ना वो बच्चों को पूछते हैं और ना ही मुझे किसी चीज़ की सहूलत दी इन्होंने, बल्कि सब कुछ छीन लिया। अब इतने ज़्यादा उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं मुझ पर कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि सगी बहनें भी नफरत करना स्टार्ट हो गई हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारी। जी अच्छा, आपके रिश्तेदार थे जी। और आप अपनी सगी बहनों के बारे में कह रही मैं अपनी सगी बहनों के बारे में, क्योंकि उन्होंने इतने इल्ज़ामात लगा दिए कि तुम्हारे तो पता नहीं कहाँ चक्कर होंगे, इसी वजह से तो तोड़े, तुम्हें शादी टूटी है तुम्हारी। और मेरा जो बच्चा था वो 3 माह का था जब डिवोर्स हुई थी, अब वो 5 साल का हो चुका है। और वो जब स्कूल से आता है तो कहता है मम्मा सबके बाबा होते हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं? अब मैं उसे हमेशा टाल टाल कर मैं उसे नहीं बता सकती, बहुत छोटा है, टाल कर मैं अब थक गई हूँ। और ना ही उसे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, बल्कि उसने अब शादी भी कर ली। उसने उसके खुद के 2 बच्चे हैं। और आपके कितने बच्चे हैं? आपसे कितने? 3 है। आपके 3 हैं? 2 बेटियां और 1 बेटा। और 5 साल से आपके बच्चों को बाप ने नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं। आपके ससुराल वालों में से किसी ने बात की कि हाँ भाई बच्चे हैं, ये हमारा खून है, ये हमारे बच्चे हैं? कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, बल्कि यहाँ तक कि कोई एक कॉल तक नहीं करता। कभी बीमार हुए बच्चे या मैं कभी बड़ी प्रॉब्लम में आई, किसी ने कोई फ़ोन नहीं करना, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करना। आप खुद क्या करती हैं फिर? मैं सिलाई करती हूँ। आप सिलाई का खुद करती हैं। और आपकी बहनों को क्या मसला? आपकी बहनों ने आपको कोई सपोर्ट नहीं करा? क्योंकि अगर आपके रिश्तेदार हैं तो किसी और ने बीच में पड़ने की कोशिश की कि कहें भाई बच्चों के बीच में आए थे कजन्स वगैरह, बड़े अब्बू के वगैरह, मगर उनका कहना ये कि ये केस हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ख़ानदान की बदनामी होगी। और आज तक हमारे वाले कभी कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़े, थाने नहीं गए, तुम्हारे चक्करों में ये होगा। अब कुछ सोच समझ कर ही उसने तलाक दी होगी। मतलब इतना टॉर्चर हो चुकी, इतना किसी की हद नहीं। थाने जाने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। देखिए आपने डायरेक्ट जो है ना कोर्ट में केस फाइल करना होता है, और वो फैमिली कोर्ट होती है। वहाँ आप जैसी ख़वातीन ही जाती हैं, हम जैसी ख़वातीन ही जाती हैं, और वो ख़ानदानों से ही जाती हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। लेकिन आप खानदान अपना ईगो वॉर बना लेते हैं इसकी। जैसे वो कहते हैं कि कोर्ट की कोई सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा, अब वो ये पता ही नहीं है कोर्ट जाना कोई बुरी बात नहीं है,
आप अपने हक के लिए जा रही हैं, सिर्फ आपके हक की बात नहीं है, आपके बच्चों के हक की बात है। तो आप ज़रूर जाएं, आप मेंटेनेंस का केस फाइल करें। और वैसे भी वालिद की ज़िम्मेदारी है बच्चों की कफ़ालत करना, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी सारे अखराजात उन्होंने, इवन उनका शेल्टर भी उन्होंने ही प्रोवाइड करना है। वो बात करने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, आप केस फाइल करेंगी तो सब सेट हो जाएगा। और देखिए मेंटेनेंस का केस खाली नहीं जाता, खास करके बच्चों के मामले में बिल्कुल भी खाली नहीं जाता, आपको ज़रूर मेंटेनेंस मिलेगी। तो क्योंकि इसमें बाद में पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है? नहीं, बिल्कुल पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें। देखें, जैसे ही आप केस फाइल करेंगी आपका इंटरिम मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है, बच्चों का खर्चा मिलना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। आप ज़रूर कोर्ट में जाएं, अगर वकील अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप हमें कांटेक्ट कर लें। लेकिन इसमें ये भी तो है ना कि बंदा भी तो चाह रहा हो उसको वो दे पैसे देना चाहिए, अगर वो ना चाह रहा नहीं, तो देखिए वो उनके चाहने से कुछ नहीं होता, कफालत का जिम्मा हमेशा वालिद के ऊपर ही होता है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को पालना, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ केयर कर सकती हैं उनकी कफालत की पूरी जिम्मेदारी, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, सारी जिम्मेदारी इनके वालिद की है। इसका मतलब हमारा तो लॉ का जो सिस्टम है वो भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, इस्लामी है, बिल्कुल स्ट्रांग है। और खवातीन का जो मतलब लॉ में जो क्या कहते हैं राइट्स है ना, बहुत ज्यादा हैं। बल्कि खवातीन के ही राइट्स फैमिली कोर्ट्स में तो अब टाइम भी दे दिया गया ना, क्योंकि बहुत सारे जब केसेस पेंडिंग में चल जाते थे, लंबे होते थे, तो अब आई बिलीव एक टाइम पीरियड भी दे दिया गया कि 6 मंथ्स के अंदर, बिल्कुल 6 मंथ के अंदर। लेकिन मेंटेनेंस का केस जल्दी डिसाइड होता है, अच्छे से भी जल्दी हो जाता है, पहले महीने में मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी। देखिए फाइनल डिसीजन आने से पहले ही जैसे ही आप मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है ना खर्चा शुरू कर देती है, ठीक है, उनके ऊपर बाइंडिंग होती है कि 10 तारीख से पहले कोर्ट में खर्चा पे करना है। अगर मर्द ना आए और उसका वकील आए और बार-बार ये एक्स पार्टी गैर मौजूदगी में डिसाइड हो जाएगा, फिर वारंट इशू होंगे, CNIC ब्लॉक हो सकता है, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, उनकी सैलरी अटैच हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। बल्कि इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, हर खवातीन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे कह रही थी ना, फॉल्ट बेस एंड नॉन फॉल्ट डिवोर्स, मतलब वो जो खुला होता है, जी जी, देखें इसमें भी डिस्ट्रिक्शन है हमारे कानून में। कुछ डिवोर्सेस होती हैं जो कि नॉन फॉल्ट है, मतलब हस्बैंड का कोई फॉल्ट नहीं है, जिसमें हम खुला का केस फाइल कर देते हैं, ठीक है। जो नॉन फॉल्ट बेस्ड डिवोर्स होती हैं स्पेसिफिकली, जिसमें हस्बैंड कसूरवार है, मतलब बीवी खुला की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका शोहर अपने जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, या बहुत क्रूअल है, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, मेंटेन नहीं कर रहा, अपने जोजियत के हक अदा नहीं कर रहा, तो इस सूरत हाल में देखें उनके राइट्स इफेक्ट नहीं होते खातून के, उनका हक महर कहीं नहीं जाता। अच्छा, जोजियत के हक के हवाले से तो बात ही नहीं होती ना, लोग इस पे बात करते हुए भी घबराते हैं कि जोजियत के हक में क्या कुछ चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में। खवातीन आगे बढ़ के हक जोजियत का केस भी फाइल करती हैं, वो खुला का केस भी फाइल करती है, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे अदर देन खुला, जो कि फॉल्ट बेस्ड डिवोर्स होती हैं। मतलब हम इस शादी को तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारे हस्बैंड अपने जो है ना हुकूक पूरे नहीं कर रहे, इसकी वजह से जो है ना हम ये डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, खुला लेना चाह रहे हैं। सही, ठीक है। वो किसमें एड अगर लेना चाहें तो जैसे लीगल एड है, वो इनको भी वैसे वो मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अगर वो कहें क्योंकि लोग ये डरते हैं कि नंबर भी दे सकती हूँ मैं अभी, पता है, जैसे देखें वकील साहिबा, बहुत से लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जाके डॉक्टर के चेकअप के पैसे दे, तो हम क्यों जाए, हम बीमार घर में रहेंगे। फ्री एडवाइस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जो आप नंबर बता दीजिए, 0800 70806, ये टोल फ्री नंबर है। और पूरे पाकिस्तान से कोई भी पाकिस्तानी कॉल करके फ्री लीगल एडवाइस ले सकता है। ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 0800 70806, हाँ 0800 70806, ठीक है, दैट्स द नंबर विच इज अ टोल फ्री नंबर। आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से देखिए, जैसे हुकूमत सिंध की जानिब से आई एम श्योर के बाकी भी जो प्रोविंसेस हैं, बाकी भी जो सूबे हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा सिस्टम ज़रूर बनाया गया होगा कि ऐसी जो बहुत सारी खवातीन हैं वो उस वहाँ कॉल करके और अपनी जो परेशानी है वो बयान कर सकती हैं। कितना ज़रूरी परवीन आपा के हवाले से बात की जाए, और स्पेसिफिकली जो हम आज गुफ्तगू करने का मकसद भी है ना कि हम एटलीस्ट किसी एक जहन में भी बात आ जाए कि हाँ भाई, औरत का भी हक है मूव ऑन करने का, उसको मूव ऑन करना चाहिए। और अगर वो नहीं सोच रही तो बाकी लोगों को इस हवाले से फिक्र करनी चाहिए कि भाई इसने, जैसे बंदे के लिए कहते हैं ना कि पहाड़ जैसी अकेली जिंदगी कैसे गुजारोगे, तो उस औरत के लिए भी वैसी ही पहाड़, शायद उस पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी जिंदगी। बिल्कुल, और वो उसको बच्चे भी पालने, अगर बच्चे हैं तो
तो बस अल्लाह ताला सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए, स्पेशली शौहरों को, कि वो कम से कम इतना रियलाइज करें कि इनका क्या बनेगा। मगर ये दिमागों पे और दिलों में पत्थर पड़े हुए नहीं सोचते। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और ऐसी ख़वातीन जो बहुत परेशान है, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर करे। आप और हमारा भी तो किरदार आ जाता है ना, हमारा क्या किरदार है? हमें नहीं, ख़वातीन को सपोर्ट करनी चाहिए लाजमी। अब जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अपना नंबर भी दिया, तो ये भी खातून है ना, ये अगर इनकी थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगी तो अजर अजीम है आपके लिए, क्योंकि ये बड़े दुखी दिल हैं। दुखी दिलों का दुख दूर करना जो होता है ना, उससे बड़ी कोई सवाब का काम ही नहीं है। इस सवाब मतलब सारी जिंदगी के लिए। तो आप इनकी हेल्प करें और ख़वातीन को हेल्प करना चाहिए। ख़वातीन नेगेटिव हो जाती हैं, बहुत नेगेटिव मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, हम ख़वातीन होकर ख़वातीन को सिर्फ सपोर्ट नहीं करना, हम ख़वातीन ने एक और काम करना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। लड़का और लड़की दोनों को एक जैसी तरबियत देनी है। ये हमारा ही काम है, हमारा ही काम है माइंडसेट चेंज करना। हाँ, वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी जिम्मेदारी है, जो कि हम पूरा नहीं करते। हम सिर्फ लड़की को तरबियत देते हैं और लड़के को कहीं भी तरबियत नहीं देते। हाँ। लड़के को हम गरम खाना देते हैं, लड़की को हम ठंडा खाना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हम ख़वातीन ये फ़र्क हम ही करते हैं। हाँ, ये फ़र्क हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हम ही चेंज कर सकती हैं, आप में, हम सब जो बैठे हुए हैं, सही कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को भी वैसे इक्वली हमने जो है उनके उसे ट्रीट करना है। नबिहा, वक्त बड़ा मुख्तसर है, जाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी बीइंग अ सोसाइटी मेंबर्स, हमारी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि हम उस औरत को भी उतने ही जीने के मौके दें जैसे हम किसी डिवोर्स आदमी को जीने के मौके दे रहे हैं। इनफैक्ट मौके क्या देने, हम तो उससे पूछते भी नहीं है, बट एक डिवोर्स औरत के लिए एक बड़ा मरहला होता है मूव ऑन करना। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मदीहा, नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा, उस औरत को मुकाम देना होगा जिसको तलाक हो चुकी है या जिसका शौहर इस दुनिया में नहीं है। और उन औरतों को मैं कहूँगी कि अपने आंसू पोंछ लें। आंसू गिराने से आपको कुछ नहीं बनेगा। मर्दों के माशरे में जिसकी तलाक हो गई है या जो बेवा हो गई है, उसको मर्द बन के जीना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके अपने दुख है ना, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही कहूँगी कि तेरे दुख इब्ने आदम तेरे ही रहेंगे, तेरे दुख इब्ने आदम तेरे ही रहेंगे। तो फिर चाहे इसको सुना या उसको सुना, हौसला पकड़ और निकल जा। टेंशन नहीं लेनी है आपने। औरतें अपने आंसू पोंछ लें। मुझे रोती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, मुझे बहादुर और लड़ने वाली औरतें पसंद हैं। क्योंकि जब मेरे शौहर की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने भी जो है वो यही सोचा था। हाँ, रोना नहीं है आपने, टेंशन नहीं लेनी। आप इस चीज़ को बहादुरी के साथ डील करें। अगर मैंने वही बताया, बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, मैं आपके पास बेहतरीन मिसाल हूँ इस चीज़ की। ना मेरा बड़ा भाई है, ना मेरा शौहर, और ना ही मेरे सर पे बाप का साया था। मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो हर औरत इस मुकाम पर हो सकती है। बहादुरी पकड़े, मर्दों के माशरे में लड़ना सीखें। नबिया, आप इतनी यंग हैं और मैं आपको देखती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड की डेथ होगी, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था जी। तो जब हम नबिहा को देख रहे हैं कि नबिहा इतनी बड़ी माँ सामने एग्जाम्पल है कि अब वो बाकी जो कमज़ोर औरतें हैं वो नबिहा के पास जाती कि भाई हाँ आप माइल थेरेपी करिए कमज़ोर औरतें के। मैं देखे कि लोग भी बंदे भी हाँ बिल्कुल। तो नबिहा, अल्लाह आपको हमेशा शाद आबाद रखे, मैं तो आपकी दुआ करती हूँ। और दूसरा ये देखिए, हम बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनकी डिवोर्स हुई हुई है जी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, बिकॉज हमें लगता है वो अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुकी हैं। उन्होंने नहीं जी, उन्होंने भी जीनी है। उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में फ़िक्र कीजिए। और वही बात ना कि जैसे हम अपनी कुंवारी बहनों के लिए इतने कंसर्न होते हैं कि इनकी शादी करानी है, उनको भी आपने ही ऐसे ही आपने सोचना है कि हमें इनकी शादी करानी है और उनको अपने घरों को रुखसत करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप तमाम से लोगों को शाद और आबाद रखे और आपको औलाद की गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।